हो जाएगी, सब बच्चे आ ही गए हैं क्लास में। आज आपका बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 14th और फाइनल लेक्चर है, ठीक है। तो आज हमारा मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने मेजर टॉपिक्स है वो हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो भी हमने चीजें देखी है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हारे आई थिंक इस साल लैब में नहीं होंगे, तो अगर तुम बैचलर्स परस्यू करते हो, मेरा जैसे बैचलर्स में मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम वहां पे भी करते हो अपने। तो आज की क्लास में हमें दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करनी है। एक तो होता है हमारा मीटर ब्रिज और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो इन दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आज की क्लास में समझ लेंगे। तुम्हें बेसिक आइडिया है ही कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो वाली चीज भी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम मीटर ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तो मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक वायर लगी हुई होती है। ये जो आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें एक वायर लगी हुई होती है जो आपकी 1 मीटर लंबी होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है। मीटर ब्रिज का पर्पस क्या होता है? मीटर ब्रिज का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है कि अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू मेजर it is used to measure an unknown resistance. It is used to measure an unknown resistance. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट इट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तुम लोगों को कहा था मैंने कि व्हीटस्टोन ब्रिज रिवाइज कर लेना। तो इसका प्रिंसिपल यही होता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड on the principle it is based on the principle of Wheatstone bridge. It is based on the principle of Wheatstone bridge. ठीक है बेटा, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज तुम लोगों को पता ही है क्या होता है कि अगर हमारे पास बेसिकली 5 रेजिस्टेंस हैं, इस तरीके से वो कनेक्टेड है रेजिस्टेंसेस हमारे, सच दैट दिस इज कनेक्टेड टू सम बैटरी V एंड दिस इज सपोज ग्राउंडेड है ये। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये रेजिस्टेंस तुम्हारा R1 है, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। सो इफ इन दिस केस दिस इज क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनेगा? R1 by R2 is equals to R4 by R3. वेरी गुड, R1 by R2 is equals to R4 by R3। तो हमारे पास क्या आ जाता है? R1 R3 equal to R2 R4। तो यहाँ से हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में इंपॉर्टेंट चीज यही है दैट व्हेन इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, R5 के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट विल नॉट फ्लो current will not flow through R5. Is this okay? Yes, यही होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बेटा यहाँ पर सारी की सारी जो वर्क जिसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी समझ लो। ये थोड़ा डायग्राम मैंने बड़ा करके लगाया है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये तो तुम्हारे पास एक सिंपल स्केल है, ये तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास एक सिंपल स्केल है ना बेटा। यहाँ पर हमारे पास एक वायर रहती है, यहाँ पर हमारे पास एक ये वायर रहती है। ये जो AC है ये हमारे पास एक वायर रहती है। दिस इज अ वायर। ये जो AC है हमारी, ये हमारी एक वायर होती है। इस वायर की एक दो प्रॉपर्टीज यही होती है कि ये वायर हम एक ऐसे मटेरियल की बनाते हैं जिसमें रेजिस्टेंस जो हो वो हमारी टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। एक तो ये प्रॉपर्टी रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वायर तुम्हारी कहीं से मोटी पतली ना हो, है ना। अगर मोटी पतली होगी तो हर जगह पे रेजिस्टेंस तुम्हारी अलग आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी वायर सेम हो। हाँ बिल्कुल सही बेटा, पूरी की पूरी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो हमारा पूरे के पूरे वायर के थ्रू सेम हो। इज दिस ओके? ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी होती है कंडक्टिंग प्लेट्स। तो जब तुम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करोगे डायरेक्टली इनको वायर से भी कनेक्ट कर देते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी एक तरीके से कंडक्टिंग प्लेट्स होती है ताकि जो भी हमारा करंट है वो इसके अंदर फ्लो कर पाए। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स ना तुम्हारा लेबोरेटरी में एक इक्विपमेंट होता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक ऐसे बड़ा सा डब्बा है। अगर मैं ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ, एक बड़ा सा डब्बा है और इस डब्बे के अंदर ऐसे मल्टीपल छेद होते हैं और इन छेद के अंदर स्क्रूज, मतलब एक तरीके से एक स्क्रू सा डला हुआ होता है, तुम इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में जब तक सारे के सारे स्क्रूज तुमने अंदर डाल रखे हैं तब तक रेजिस्टेंस बॉक्स की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। जब तुमने सपोज 5 ओम का जो स्क्रू है वो निकाल दिया तो 5 ओम रेजिस्टेंस तुम्हारी सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का ये काम है कि तुम यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स का ये काम होता है कि ये नॉन रेजिस्टेंस रहती है और अलग अलग रेजिस्टेंसेस तुम अपने सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे कनेक्टेड होता है जो तुम्हारी एक नॉन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है।
उसके अलावा बेटा हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती है, क्योंकि हमें इसी की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव एन अननोन रेजिस्टेंस. देन इनका जो सेंटर पॉइंट है उसके थ्रू हम लोगों ने लगा रखा होता है एक गैल्वानोमीटर. तो गैल्वानोमीटर क्या होता है मुझे ये बताओ. मैम मैं करंट के फ्लो को और उसकी Current डायरेक्शन flow, डिटेक्ट करता हूँ. directional. वेरी गुड. तो मतलब गैल्वेनोमीटर ऐसे भी होते हैं जो करंट को मेजर करते हैं, वो बहुत छोटे से करंट को लेकिन मेजर कर पाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो. तो गैल्वेनोमीटर मेजरली ये डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली अगर तुम्हारी जैसे कुछ भी रीडिंग होगी, अगर इस तरीके की रीडिंग दिखाएगा तो करंट तुम्हारा एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. इस तरीके की रीडिंग दिखाता है तो तुम्हारा करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. और अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ये होती है तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है सर्किट. No deflection. है ना. नो डिफ्लेक्शन अगर होती है तो दैट मींस दैट करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट. इज दिस पार्ट ओके? यस मैम. ठीक है बेटा. तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसी के साथ में तुम एक चीज लगा देते हो जो होती है तुम्हारी जॉकी. उसको हम जॉकी कहते हैं. तो जॉकी कुछ नहीं होती. जॉकी एक तरीके से ऐसे एक मेटल का टुकड़ा होती है जिसका ना नीचे से Conductor पॉइंटेड type. एज होता है. हाँ, कंडक्टर होती है, एक मेटल का टुकड़ा होती है, बस नीचे से उसका एक पॉइंटेड एज होता है. ठीक है, नीचे से उसका एक पॉइंटेड एज होता है. और बाकी तुम अपनी ये वायर के अक्रॉस एक बैटरी और की वगैरह लगा देते हो. सही है. ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्लियर है. यस मैम. Yes, ठीक है. ma'am. तो इसको एक बार वेरी गुड. तो इसको एक बार अपन रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में भी आ जाए कि पेपर वगैरह में अगर आए तो कैसे रीड्रॉ करना है. तो हमने क्या बोला कि भाई हमारे पास एक तो ये वायर है, एक हमारे पास ऐसी एक वायर होती है. दिस इज माई वायर. दिस वायर इज सपोज इक्वल टू ए बी. अब इसके साथ में मैंने क्या बोला, इसके साथ में तुम्हारा ए बी के साथ में तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है. ए बी के साथ में हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कुछ आर के बराबर है जो तुम्हें पता है. इसी के साथ में हमारी एक अननोन रेजिस्टेंस लगी हुई है. इसी के साथ में हमारी एक अननोन रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी वैल्यू एक्स है जो हमें निकालनी है. ये जो ए बी है इसके अक्रॉस हम लोगों ने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने कुछ बैटरी वगैरह भी लगा ली ताकि करंट मेरा सर्किट में फ्लो करे. ठीक है, ताकि करंट मेरा सर्किट में फ्लो करे. सपोज मेरी बैटरी की ईएमएफ कुछ ई के बराबर है और यहां से मैंने बीच से गैल्वेनोमीटर लगा दिया है. गैल्वेनोमीटर के साथ मेरी एक जॉकी अटैच्ड है. गैल्वेनोमीटर के साथ मेरी एक जॉकी अटैच्ड है. तो बेटा होता क्या है इस केस में कि अब ना आप अपनी एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करोगे. आप ये जो जॉकी होती है, जॉकी को पूरी की पूरी जो वायर है उस पर लेफ्ट से लेकर राइट तक अपना टच करते हो. तो आप लोग ये चीज देखोगे कि सपोज मैंने यहाँ पर अपनी वायर को टच किया, यहाँ पर अपनी वायर को टच किया, तो आपने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आई. अब यहाँ पर जब मैं अपनी वायर को टच करती हूँ तब गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से डिफ्लेक्शन आई. तो बेटा डिफ्लेक्शन मेरी गैल्वेनोमीटर में दोनों डायरेक्शन जो है करंट की वो चेंज हो रही है. इसका मतलब है कि बीच में ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए जहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो आए ही ना. यस मैम. इसका मतलब है कि बीच में ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए जहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो आए ही ना. डिफ्लेक्शन मेरी है वो आ ही नहीं रही. तो अब ऐसा होता क्यों है, अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन रहा है. ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन रहा होता है. कैसे बन रहा है, ये जो हमारी वायर होती है, ये जो हमारी वायर होती है ए से लेकर बी तक लेटनी से, ठीक है. तो सपोज मेरी इस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आई, ये जो पॉइंट सी है इस पे मेरी जीरो डिफ्लेक्शन आई. तो हमें पता है कि ये वाली जो लेंथ है दिस विल बी इक्वल टू सम L1 एंड ये वाली जो लेंथ है दिस विल बी इक्वल टू सम 100 माइनस L1, क्योंकि वायर की जो टोटल लेंथ है वो 100 के बराबर है ना, 100 सेंटीमीटर के बराबर. तो ये जो बची हुई लेंथ है वो कुछ 100 माइनस L1 के बराबर हो जाएगी. बेटा वायर में ये प्रॉपर्टी है कि ए से लेकर बी तक तुम्हारी वायर की कुछ रेजिस्टेंस होएगी. फ्रॉम ए टू बी, from A to B, let me say that the resistance of wire is R. Resistance of wire is equal to R. तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि 1 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी वायर की, R by L, है ना. जो भी मेरी टोटल लेंथ है वायर की, जो भी मेरी टोटल लेंथ है वायर की, उसके हिसाब से मेरी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R by L. लेट मी से दैट दिस इज लैम्डा. लेट मी से दैट दिस इज लैम्डा, जहां पे लैम्डा आपकी है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. लैम्डा इज योर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो अब अगर मुझे आपको रेजिस्टेंस, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये L1 लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी रेजिस्टेंस होगी, तो कितनी रेजिस्टेंस बताओगे. लैम्डा इनटू L1. वेरी गुड. L1 लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कितनी रेजिस्टेंस हो गई, लैम्डा इनटू L1. और L2 लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कितनी रेजिस्टेंस हो गई, ये जो हमारी लैम्डा बची हुई इनटू लेंथ 100 माइनस है, L1. लैम्डा इनटू 100 माइनस L1. तो इसको हम R1 और R2 लिख देते हैं. इसको लेट मी राइट एज R1 एंड R2. Is this part okay to everyone?
Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हमारा किस तरीके से बन रहा है। लेट मी रीड्रॉ दिस सर्किट, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज इक्वल टू सी, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ए बी सी डी के बीच में मैं ये जो सर्किट है उसको रीड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरे पास एक पॉइंट है ए, ये मेरे पास एक पॉइंट है बी, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है सी, और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है डी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ए और सी के बीच में खाली रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है ना, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी मेरी रेजिस्टेंस है दैट विल बी बिकॉज ऑफ आर विच इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये हमारी नॉन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा सी और बी के बीच में मेरा एक्स लगा हुआ है ना, सी और बी के बीच में मेरा एक्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसको मैं एक्स लगा देती हूँ, ये मेरी अननोन रेजिस्टेंस है। और क्या लगा हुआ है, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस आएगी बिकॉज ऑफ L1 लेंथ ऑफ द वायर, Yes, ma'am. है ना। तो वो कितनी आएगी, अभी हम लोगों ने निकाली है लैम्डा L1, ये आ जाएगी मेरी लैम्डा L1, ये हो गई मेरी लैम्डा L1 के बराबर। और D और B के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द बची हुई लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वो। हम स्क्रीन पॉज हो गई। अच्छा। lambda 100 minus एक सेकेंड बेटा, ठीक है, अभी विजिबल है। मैंने क्या बोला कि D और B के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द बची हुई लेंथ, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। Yes. yes ठीक है, तो ये वाली चीज भी मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ कि अब मेरे पास जो बची हुई लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। और अब मैंने क्या बोला कि सी और डी के बीच में हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सी और डी के बीच में हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और जहां पे हमने जॉकी रखी है, जॉकी हमने इस तरीके से रखी है कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो रही है, जॉकी हमने इस तरीके से रखी है कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो रही है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, Yes, ma'am. है ना। तो ये ma'am. फ्लो नहीं कर रहा, तो यही हो गया दैट दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, yes ma'am Yes, ma'am. दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की अब कंडीशन तुम लोगों को पता ही है क्या होती है, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। Yes, तो ma'am. यहाँ पे कंडीशन तुम लिख लो दैट ये जो नॉन रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस L1 लैम्डा विल बी इक्वल टू दिस। सो आई कैन राइट द Lambda कंडीशन L1. लैम्डा lambda L1 L1 x is into equals to 100 minus L1 100 minus lambda 1 into R। RB सही है, आर आर बी कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे तुम्हारी ये लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100 माइनस L1 minus L अपॉन by L L1 इंटू into R। R. तो निकल गई तुम्हारी अननोन रेजिस्टेंस। Yes, ma'am. yes ma'am ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर, ये वाली चीज सबको समझ में आई। तो इस तरीके से तुम इसको यूज करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो मीटर ब्रिज को यूज करके। ये चीज क्लियर है सबको। Yes. yes ठीक है, तो हमें Yes, अब ma'am. एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सपेरिमेंट में जो आर रेजिस्टेंस है वो पता ही है, आपको खाली जो लेंथ है कि किस लेंथ पे मेरा जो जॉकी की वजह से आंसर 0 आ रहा है वो आपको चाहिए। उसके बाद अपना ये पूरा का पूरा जो एग्जांपल है वो आप अपना कर सकते हो, मीटर ब्रिज का पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, इज दिस पार्ट ओके, चलो आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे डायरेक्टली बेस्ड है, कुछ मुश्किल चीज मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। ठीक है, इसके अब थोड़े से क्वेश्चंस भी तुम्हारे बनते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में यही है दैट फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड x अननोन रेजिस्टेंस को बतानी है इफ बैलेंस पॉइंट, इसको हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं जिस पॉइंट पे हमारी नल डिफ्लेक्शन आ रही है, या फिर इसको नल पॉइंट भी कहते हैं। इफ बैलेंस पॉइंट फॉर जॉकी, if balance point for jockey is at 28 centimeter from point A, from point A। तो ये देखो, ये डायग्राम बताओ। गैल्वेनोमीटर वाला होता है। हाँ, जॉकी जो हो गया, गैल्वेनोमीटर के साथ तुमने एक जॉकी लगा दिया। जॉकी ना तुम्हारे पास इस तरीके के पेन की तरह होता है, एक कंडक्टिंग पेन की तरह होता है वो। तो अब तुम पूरे के पूरे में स्लाइड करोगे तो उसमें से करंट पास करता रहेगा ना, अलग अलग वैल्यूज से, वो करंट गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता रहेगा। सही बात है ना बेटा। Ma'am, हाँ, ma'am 128.5 ohm आ रहा है। वेरी गुड, 128.5 इज द राइट आंसर। बाकी बच्चे बताओ आंसर आ रहा है ये। Yes, ma'am. 128. ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, अब ये तुम्हारा L1 हो गया, ये तुम्हारा 100 माइनस L1 हो गया। सही बात है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखी थी कि क्या कंडीशन तुम्हारी बन जाएगी अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा क्रिएट कर रहा है, x L1 विल बी इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1, लैम्डा लैम्डा दोनों साइड से कट जाएगा। तो x की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जो हमें रेजिस्टेंस पता है, R की वैल्यू हमें पता है 50 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस L1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 72. डिवाइडेड बाय L1 की वैल्यू हमारी 28 है ही,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही तुम लोग बोल रहे हो, मेरी x की वैल्यू आई थी 128.5 ओम्स। इज दिस पार्ट ओके? Yes. ठीक है, सिंपल है ये चीज। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी लैब में होता है, जैसे हम लोगों ने अपनी बैचलर्स में किया, तो एक ऐसा फट्टा होता है तुम्हारे पास लकड़ी का, उस पर तुम्हारी वायर बंधी हुई होती है, बाकी तुम सारी की सारी वायर से कनेक्शन करके एक वायर लगाई, उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स से अननोन रेजिस्टेंस लगा दी, ये बाकी सारे कनेक्शन तुम अपने वायर से ही कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये भी तुम्हारा। चलो, अब ये हमें समझ में आया। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस केस में बताओ एक्स की क्या वैल्यू आएगी? इस केस में बताओ एक्स की क्या वैल्यू आएगी? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। मैम ठीक है, एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दोगे? अच्छा देख लो बेटा, ठीक। देख लो सब बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझने में इजी है, बीटस्ट्रोक ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। 104, गुड जॉब, 104 इज द राइट आंसर। भाई अब यहाँ पर भी सेम ही तुम्हारा लगेगा, ये तुम्हारी L1 है, ये तुम्हारा 100 माइनस L1 हो गया। ठीक है, तो अब Yes, यहाँ पर ma'am, 104 है आ ना, रही है. तो तुम्हारे पास L1x विल बी इक्वल टू 100 माइनस L1 R बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एक्सपेरिमेंट में पता क्या करते हो, जब तुम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो तुम सेम रेजिस्टेंस के लिए 5-6 रीडिंग लोगे। रेजिस्टेंस बॉक्स में जैसे पहले 100 ओम था, उसके हिसाब से तुम्हारे पास एक लेंथ आ गई। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में मैं 200 ओम कर दूंगी, तब तुम्हारे पास एक लेंथ आएगी, 50 ओम कर दूंगी, तब तुम्हारे पास एक लेंथ आएगी। बट इन सब लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारी एक्स की वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए ना, है ना? एक्स मैम की एक ही इसके लिए वैल्यू हम है। रियोस्टैट यूज नहीं कर सकते रेजिस्टेंस हाँ बॉक्स कर की जगह. सकते हो, बट तुम्हें रियोस्टेट में रेजिस्टेंस कितनी निकल रही है पता नहीं है ना। रियोस्टेट Yes, ma'am. तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड कर रहा है, बट फिर तुम्हें उसके एंड पे लगाना पड़ेगा, उसमें रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? रियोस्टेट तुम एक्स की जगह यूज कर लो बल्कि, क्योंकि उसकी तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस पता चल जाएगी कि रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस Yes, बॉक्स पे लिखा हुआ होता है कि कितनी रेजिस्टेंस तुम्हारे सर्किट में, तो डायरेक्टली तुम्हें वैल्यू पता चल जाएगी। तो 100 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 51 हो जाएगा ना ये। अब यहाँ पर मैंने देखो कन्वर्ट भी नहीं किया है कि इसको सेंटीमीटर से मीटर में करूं। अच्छा सॉरी, उल्टा हो जाएगा। हाँ सही है, 100 इंटू 51, 100 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 49, ये आ जाएगा ना। तो सही है, जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो मेरी एक्स की वैल्यू आई थी 104 ओम्स। 0.4.08. ठीक है यार, मैं तो 104 आ गई थी। सही है, उसके आगे भी मैंने कुछ पूरी पॉइंट लाई. वगैरह होंगे, वो अगर हम नहीं लिखे तो 104 आ गई। सही है, Yes, ma'am. चलो। अब इस तरीके का सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम्हें डायग्राम तो गिवन नहीं। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 2 ओम। यहाँ पे तुम्हें वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस गिवन है, तुमसे पूछा है, हाँ तुम्हें एक्स की वैल्यू एक तरीके से गिवन है इस क्वेश्चन में। तुमसे पूछा है कि बैलेंसिंग पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे अगर आए, मतलब ये मेरा ए और बी है, ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस है कुछ आर के बराबर। अननोन रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, अननोन रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 2 ओम। हाँ एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है 2 ओम। अब यहाँ से तुमने लगा रखी है अपनी गैल्वेनोमीटर और तुमने लगा दी अपनी जॉकी, और तुम्हें ये भी गिवन है कि यहाँ से मेरी 40 सेंटीमीटर आई है लेंथ, इसका मतलब है बची हुई लेंथ मेरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तुमसे पूछा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या रीडिंग होगी इस तरीके की 4/3 सिचुएशन में। ohm. 4/3 ओम तो नहीं आएगा रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग, एक बार चेक करो फिर से। मतलब मेरी जो वैल्यू आई थी वो कैसे हमने बोली है, दैट x इंटू L1 विल बी इक्वल टू 100 माइनस L1 इंटू R। ये L1 है, ये 100 माइनस L1 है। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू लिखेंगे, हाँ तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू L1। अच्छा 4/3 आ रही है मेरी, फिर मैंने वैल्यू गलत लिख रखी होगी, मेरी वैल्यू गलत लिख रखी होगी। तो x हमारा कितना है, यहाँ पर x की वैल्यू तुम्हें 2 ओम गिवन है, x हमारा 2 है, मल्टीप्लाइड बाय L1, मल्टीप्लाइड बाय L1 40. हाँ तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 60. 60। तो उसमें आंसर गलत दे रखा है फिर। हाँ तो सही है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 80/60 हो जाएगी, है ना। तो 4/3. वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 4/3 ओम्स। 4/3. इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये भी अपन लोग बहुत प्यार से कर लेंगे। चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वाला देखो, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करोगे, इस सेटअप एज शोन में दिखा देते हैं। सपोज ये तुम्हारा ए है, ये डायग्राम बना रही हूँ बेटा, ये ए है, ये बी है,
ये तुम्हारी इसके बीच में वायर है. A meter to determine an unknown resistance X using a standard resistor R. Suppose ये मेरा कुछ X है और ये जो है ये मेरा 100 है. This is my X and this is my 10 ohm. Sorry. मोड 10. ठीक है ना, 10 ओम बोला है ना, यूजिंग अ स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टर. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर शोज द नल पॉइंट व्हेन द टैपिंग की इज एट 52 सेंटीमीटर मार्क. मतलब गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है और वो नल पॉइंट दिखा रहा है जब तुम्हारी जो टैपिंग की है दैट इज एट 52 सेंटीमीटर. 52 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर एक नई चीज आ गई है कि एंड करेक्शन क्या बोला है. यहाँ पर कुछ नई चीज आ गई है ना एंड करेक्शन की. दी एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर. तुम्हें बोला है कि ए पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर है, बी पॉइंट पे तुम्हारी जो एंड करेक्शन है वो 2 सेंटीमीटर है. अब ये एंड करेक्शन का मतलब क्या है ये चीज समझो. एंड करेक्शन का ये मतलब होता है कि जब तुम अपनी वायर को कनेक्ट करते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर 2 स्क्रूज होते हैं, है ना. ये मेरी बीच में वायर आ गई और यहाँ पर मेरे पास 2 ये स्क्रूज हैं. तो ये जो स्क्रूज होते हैं इन पे मैं वायर को ऐसे ऐसे रोटेट करके बांध दूंगी, Yes. है ना. तो ये जो वायर होती है, वायर ऑफ मीटर ब्रिज, वायर ऑफ मीटर ब्रिज, वायर ऑफ मीटर ब्रिज is wound on the screws, is wound on the screws at ends A and B, at ends A and B. तो इसका मतलब है कि वायर हमने दिखाई तो इतनी है बट एक्चुअल में अगर मैं ये जो बंधी हुई वायर है इसको खोल दूं तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वायर की अमाउंट आ जाएगी. सही बात है ना बेटा. तो इसकी वजह से अब ये जो एक्स्ट्रा वायर की लेंथ आई है उसकी वजह से भी तो कुछ रेजिस्टेंस आएगी क्वेश्चन में, Yes, ma'am. है ना. तो Yes, इसलिए आपको वायर को वी कैन नॉट ट्रीट द वायर, वी कैन नॉट ट्रीट द वायर, वी कैन नॉट ट्रीट द वायर as exactly 1 meter long, as exactly 1 meter long, as exactly 1 meter long. ठीक है, तुम्हारी वायर कुछ 1 मीटर से लंबी है तो मीटर ब्रिज तो है बट ये एंड करेक्शन बेसिकली एक तरीका है जिससे तुम्हें और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी. अब तुम्हारी जो वायर है वो 1 मीटर से लंबी है तो इस सिचुएशन में 11.08 है. आंसर 11 पॉइंट नहीं 10.6 आएगा आंसर. अभी निकालते हैं. ठीक है, अब ये डायरेक्टली नहीं निकलेगा, अभी इसमें एंड करेक्शन ऐड करनी पड़ेगी. सो एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन इज एडेड, एंड करेक्शन इज एडेड to both the ends, to both ends of the wire, to both ends of the wire. यहाँ तक समझ में आया? मैम वायर की लेंथ तो बढ़ Yes, जाएगी. ma'am. वायर की लेंथ बढ़ जाएगी. वही मैं बोल रही हूँ कि अब जो आप L1 और ये 100 माइनस L1 ले रहे हो ना, Yes, इसमें ma'am. से ये 10.6 आ रहा है. 10.6 आ रहा है तो अब इसका मतलब है कि मुझे एंड करेक्शन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, है ना. अब मैं वायर की लेंथ को डायरेक्टली 52 सेंटीमीटर नहीं लिख सकती. वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी एंड करेक्शन ऐड करके? 53 सेंटीमीटर. 53. वेरी गुड. तो यहाँ पर इफेक्टिव एक तरीके से इफेक्टिव L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफेक्टिव L1 विल बी इक्वल टू L1 प्लस एंड करेक्शन एट ए, प्लस एंड करेक्शन एट ए. ठीक है, तो हमें पता है L1 की वैल्यू 52 होती है और एंड करेक्शन एट ए आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है तो ये हो जाएगा 53 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर आप इफेक्टिव वैल्यू निकालोगे L2 की, सिमिलरली इफेक्टिव L2 47. वेरी गुड, नहीं L2 प्लस 50 सेंटीमीटर. एंड करेक्शन एट B. तो अब B की वैल्यू कितनी L2 आ होनी थी? जाएगा 45. 45 मैम नहीं आएगा. 50 सेंटीमीटर. ये कितनी होनी थी 52 के कंपैरिजन में अगर हम निकालेंगे? 48. दिस वाज सपोज्ड टू बी 48. अब यहाँ पर ये 48 के अंदर ये बची हुई 2 सेंटीमीटर भी तो ऐड करोगे, Yes. Yes. है ना. अब 48 के अंदर भी तो ये बची हुई 2 सेंटीमीटर की वजह से रेजिस्टेंस आएगी. तो अब मेरी इफेक्टिव L2 की वैल्यू कितनी हो गई? 48 प्लस 2 which is equals to 50 सेंटीमीटर. इज दिस ओके? Yes, तो ma'am. क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेट करना है तो मैं ये ऐसे एंड करेक्शन वगैरह वाले वर्ड्स दे देते हैं, बच्चे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं. ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? तो अब निकाल लोगे ना, सेम एनालिसिस कर लो यहाँ पर भी. अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैम 10.6 आ रहा है. 10.6 आ रहा है. यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? x into L2 is equals to r into L1. x into L2 is equals to r into L1. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r L1 अपॉन L2. अब r की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 10. Yes. हाँ, L1 हमने निकाल लिया 53 अपॉन 50 हो जाएगा. हाँ, तो Upon डायरेक्टली आ 50. जाएगा. तो x की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी आ जाएगी 10.6. 10.6. इज दिस ओके? Yes. Yes. ठीक है, ये एंड करेक्शन वाली चीज भी हमें समझ में आई. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. चलो आगे.
चलो अब Yes, एक ma'am. दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। ऐसा ना तुम्हारा एक एडवांस का क्वेश्चन आया था, तो वो एडवांस का क्वेश्चन तुम्हें करवा दूंगी किस तरीके से होता है। पहले एक क्वेश्चन और कर लो। सपोज एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। सपोज आई एम हैविंग कुछ, मेरे पास मीटर ब्रिज है, ये ए है, ये बी है, दिस इज माई वायर कनेक्टेड, ठीक है। इसके साथ में मेरा एक कुछ रजिस्टर लगा हुआ है, लेट मी से द रजिस्टर इज एस, और इसके साथ में एक और रजिस्टर लगा हुआ है, लेट मी से दैट द रजिस्टर इज आर। ये एस है और ये आर है, सही है बेटा। ये तुम्हारी एक वायर है, और यहाँ पे तुमने अपनी ऑब्वियसली बैटरी भी लगाई रखी है। कुछ इस तरीके से ये सिस्टम बना हुआ है। अब क्वेश्चन में तुम लोगों को क्या गिवन है, दैट नल पॉइंट is observed, null point is observed at 40 centimeter if 2 ohm resistor is added, नहीं at 40 centimeter। इसके बाद अगर हमने null point is observed at 40 centimeter for this sort of a circuit, इसके बाद अगर मैं 2 ohm का resistor ऐड कर देती हूँ, if 2 ohm resistor is added in parallel to S, the null point shifts to 25 सेंटीमीटर। फाइंड R and S। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है, पहले केस में तुम्हें रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब 40 सेंटीमीटर की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। अब दूसरे केस में क्या हुआ है, अगर मैं S के साथ में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड कर देती हूँ जिसकी वैल्यू मुझे 2 ओम गिवन है, तब जो मेरा नल पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो तुम लोगों को मुझे R और S की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो एक बार ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। दो तुम्हारे पास एस के साथ रजिस्टर ऐड करने पे 2 मारे। हाँ देखो, चलो इसका ये वाली चीज नोट डाउन कर ली, एक बार चलूं आगे। Yes, ma'am. ठीक है। अगर इसको मैं रीड्रॉ कर देती हूँ, तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो मेरा क्या डायग्राम बन रहा है, ये इनिशियली क्या है, मेरे पास एस है और ये मेरे पास आर है, ठीक है। इनिशियली दिस इज माई एस, दिस इज माई आर, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला गया है कि जब एस और आर एज इट इज है, तब मेरी गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है दैट इज 40 सेंटीमीटर पे मेरी जीरो आ रही है, सही है। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि यही मेरी वायर थी सेम, ऑब्वियसली वायर थोड़ी चेंज होती है हमारी, इसी वायर पे हम करते रहते हैं एनालिसिस। अब ये मेरा एस है, ये मेरा आर है। अब यहाँ पर मैंने एस के साथ में एक 2 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में और लगा दिया, दिस इज अ 2 ओम रेजिस्टर। तो ऑब्वियसली अब मेरी रीडिंग चेंज हो जाएगी, है ना। अब मेरा रेजिस्टेंसेस Yes, दोनों चेंज ma'am. हो गए हैं, तो रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरी जो जॉकी से रीडिंग आ रही है, वो रीडिंग, मेरा जो नल पॉइंट है दैट इज कमिंग एट 25 सेंटीमीटर। तो दोनों को देखकर तुम्हें मुझे आर और एस की वैल्यू बतानी है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी ना दोनों साइड से, तो आर और एस के लिए सॉल्व कर लो, Yes, ma'am. करने की कोशिश करो एक बार सॉल्व, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तुम्हारा हो सकता है एस और आर की जगह तुम्हें एक एक रेजिस्टेंस ना दे, वहां पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लगा दे, रेजिस्टेंस का। तो तुम पहले वहां पे कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दीपक बेटा, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि नल पॉइंट, जब हमने ऐसे सर्किट बनाया तो नल पॉइंट आपका 40 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जर्व किया। अब आपको क्या बोला है, अगर 2 ओम रेजिस्टर आप पैरेलल में लगा दो विद रेजिस्टर एस, तब हमारा नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना। तो अब अगर 2 ओम रेजिस्टर मैंने एस के साथ पैरेलल में लगा दिया, तब मेरा नल पॉइंट शिफ्ट हो गया है 25 सेंटीमीटर पे। तो आपको आर और एस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने यही वाली सेम चीज डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दी है कि इनिशियली जब एस और आर लगे हुए हैं, तब मेरा नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे आया, दिस इज माई L1। और उसके बाद जब मैंने 2 ओम रेजिस्टर पैरेलल में लगा दिया एस के साथ, तब मेरा नल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया और नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे आया है फ्रॉम पॉइंट ए। तो आपको एस और आर की वैल्यू बतानी। अभी Ma'am, क्लियर है? approximately आंसर R की 15.5 ओम और उसकी 10.33 ओम आ रही है approximately. ठीक है, चलो एक बार इसको भी चेक करेंगे। बाकी बच्चे ये बताओ, ये आंसर आ रहा है? बाकी बच्चे भी एक बार निकालने की कोशिश करो, Yes. ठीक है। कैसे करोगे भाई? चलो पहली वाली सिचुएशन तो सिंपल है। पहली वाली सिचुएशन में क्या इक्वेशन बनेगी, s इंटू 60 विल बी इक्वल टू r इंटू 40। Yes, ma'am. तो यहाँ से मेरे पास एक तरीके से क्या आ गया, दैट s by r is equal to 40 upon 60। सही है? 2/3.
तो वेरी गुड, एस अपॉन आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 के बराबर। ये पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास, सही है। यस मैम। अब आ जाओ मैम दूसरे एस की वाले। वैल्यू 2 आ रही है। मेरी भी एस की वैल्यू 2 आई थी, तभी प्रणव ने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर दिया, मैंने बोला ये कैसे हो गया। एक बार चेक करो प्रणव बेटा, डायरेक्टली आ जाएगी एस और आर की, मतलब इंटीजर वैल्यूज आएंगी। तो अब जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी, मैम अब मेरी जैसे क्या बेटा? मैम कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अब मैं अगर ये वाली 2 और एस को मैंने पैरेलल में लगा दिया, तो ये रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2s अपॉन 2 प्लस एस। यस मैम। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? अब मेरी इक्वेशन को चेंज हो जाएगी। अब मेरी इक्वेशन बनेगी 2s अपॉन 2 प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय 75 विल बी इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 25। यस यस मैम। मैम। अब तो इसको अब इसको cancel हो सॉल्व कर जाएगा। सकते हैं ना। हाँ, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2s अपॉन 2 प्लस एस विल बी इक्वल टू r बाय 3। यस मैम। सही है, 2s अपॉन 2 प्लस एस इज इक्वल्स टू r बाय 3। तो इसको अब तुम यार एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लो। यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालती हूँ, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ, तो मेरे मैम पास R क्या बाय आएगा? R 6s। बाय 3 की वैल्यू भी वो पुट कर दो S बाय हाँ, 2। वहां से ऐसे पुट कर दो, s बाय 2 वैल्यू पुट कर दो। वरना इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो कि एक तरीके से तुम्हारे पास, हाँ सही है, वैसे ही कर लो, वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे तुम लोग बोल रहे हो। अगर मैं यहाँ पर से r की वैल्यू, r बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? s बाय 2 के बराबर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर पुट इन कर दूंगी तो 2s अपॉन 2 प्लस एस विल बी इक्वल टू s बाय 2 आ जाएगा। यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4s इज इक्वल्स टू 2s मैम आर की वैल्यू 3 है। हाँ, r की वैल्यू 3 आ रही है, ये इक्वेशन आ जाएगी। यस मैम। ठीक है, Yes, इसको अगर ma'am. सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से ना मेरे पास। हाँ, तो s की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। सही है, यहाँ से मेरे पास एक s की वैल्यू तो 0 आएगी, एक s की वैल्यू 2 आएगी। तो s की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से s स्क्वायर इज इक्वल टू 2s आ रहा है, तो s की वैल्यू हो जाएगी 2 ohms। और r की वैल्यू हम लोगों ने देखी है कितनी होती है? r will be equals to what? r is equals to 3 by 2 of s। 3 by 2 of s। तो यहाँ से तुम्हारे पास r की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 ओम। 3 ohm। सही है, क्लियर है? यस मैम। यस इस मैम। तरीके का भी कुछ अजीब सा अगर क्वेश्चन आएगा अपन कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। नो मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने बस 2 इक्वेशन बनाई है और s और r की वैल्यू निकाल दी है। मैम हाँ बेटा। वैसे आपने स्टार्टिंग में लिखा था s इंटू 60, आप यहाँ पे 40 भी तो लिख सकते थे और r इंटू 60 करते तो। नहीं तो बेटा क्योंकि विप्सोम ब्रिज नहीं बनता ना। फिर नहीं, हमें दिया नहीं था ना कि s हमारा नहीं, वो डायग्राम में तुम्हें गिवन है, वो डायग्राम तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि s और r हमने ऐसे लगा रखा। ओके। ठीक है, ये डायग्राम तुम्हें क्वेश्चन में, ये वाला डायग्राम गिवन है, तो यहीं से तो हमें समझ में आएगा ना। ये डायग्राम तुम्हें यूजुअली गिवन रहेगा, वरना वही दिक्कत रहती है कि मैं s और r कहीं पे भी लगा सकती हूँ। ठीक है, तो वो s और r के, अगर तुम s और r की पोजीशन इंटरचेंज करते हो तो तुम्हारी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होता, बट नल पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। ओके। अगर मैंने s और r की ये पोजीशन रख रखी है तो यहाँ से मेरे पास 40 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगी तो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा। तभी क्वेश्चन में तुम्हें यूजुअली गिवन रहता है कि कहाँ पे तुमने अपनी प्लेस कर रखे हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, चलूं आगे। जी यस मैम। मैम। मैम तो अब बेटा ऐसा ना, एक एडवांस में हमारा क्वेश्चन आया था, तो उसमें एरर इन मेजरमेंट भी तुम्हारा पूछा गया था। एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस आर की मेजरमेंट अगर तुम निकाल रहे हो, सपोज किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम निकाल रहे हो, सपोज रेजिस्टेंस एक्स है या फिर कुछ भी तुम्हारे पास है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं उसके अंदर एरर क्यों आएगा ये सोच सकते हो? मैम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ना होने की वजह से वायर का। चलो ठीक है, और कोई रीजन? मैम रजिस्टर टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए। यस मैम। ठीक है, और कोई रीजन? ये तो मैंने मान लिया कि ये तो है ही नहीं रीजंस। मैम जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका रेजिस्टेंस में, उसके रेजिस्टेंस मेजर करने में एरर हो कोई। हमारा मीटर मतलब स्केल हो वो फिक्स 1 मीटर का ना हो। ठीक है, चलो इसमें हम देखते हैं। सपोज मेरे पास इस तरीके का कोई डायग्राम है, इस तरीके का मेरे पास एक डायग्राम है, और ये मेरा कुछ L1 है, दिस इज L1,
this will be 100 minus L1. Let me say that this is R and let me say that this is S. तो यहाँ पर मेरा जो R है वो मुझे नहीं पता, यहाँ पे जो R है वो नहीं पता, तो R into 100 minus L1 will be equal to S into L1, यही लिखोगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये L1 की जगह सपोज मैं L ले लेती हूँ, सपोज मैं L ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, R की क्या वैल्यू आ जाएगी, S into L upon 100 minus L. सही है? तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर तुमने ये लेंथ मेजर करने के लिए स्केल लगा रखा है ना, लेंथ मेजर करने के लिए तुमने स्केल लगा Yes, रखा है ma'am. ना, तो जितनी ये स्केल की लीस्ट काउंट होगी उसकी वजह से एरर नहीं आ जाएगा, Yes, ma'am. है ना? तो देयर विल बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल, यही पढ़ा होगा ना एरर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, कि जो मेरी लीस्ट काउंट होती है इंस्ट्रूमेंट की उसके इक्वल तुम एरर डाल देते हो, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल आ रहा है विच विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, विच विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। बाकी सारी चीजें हमारी अजम्पशन में है ही, वरना उसके बिना तो आंसर ही नहीं आ पाएगा, बाकी सारी चीजें तो हमारी अजम्पशन ही है कि जो वायर है वो हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वायर का क्रॉस सेक्शन हमारा सेम रहना चाहिए, वो तो सारी चीजें हम लोगों ने अज्यूम ही कर रखी है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर एरर निकालती हूँ तो तुम्हारा वो डिविजन वाला फॉर्मूला नहीं लग जाता, डेल्टा आर अपॉन आर कितना हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन एस, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एल अपॉन एस प्लस एरर इन 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। अब यहाँ पर ये जो डेल्टा एस अपॉन एस है ये तो तुम्हारा जीरो होगा, है ना? जीरो क्यों है? ये तो रेजिस्टेंस, ये जीरो इसलिए क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, ये तो तुम्हें पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स की तुम एरर नहीं निकाल सकते, तुम्हें उसकी कुछ नहीं पता वैल्यू, तो जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी वजह से तो एरर आएगा ही नहीं, उसकी तो वैल्यू मुझे पता है। Yes, ma'am. अगर क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करना होगा तो वहां पे इसका भी तुम्हें एरर दे देंगे कि सपोज मेरा जो मैंने रेजिस्टेंस वहां पे लिखी है उसके अंदर भी टॉलरेंस कुछ इस तरीके की लिखी हुई है, तो इसको भी उसमें उसकी वजह से भी एरर आ जाएगा, बट अभी तो हम यही लेंगे कि इसकी वजह से एरर जो है वो हमारा जीरो है। अगर क्वेश्चन ये आपने डेल्टा आर अपॉन आर ये कैसे लिखा, ये नहीं समझा। अच्छा चेंज बेटा, ये तुम्हारा पावर रूल नहीं होता, जब तुम एरर निकालते हो, जब हम लोग एरर्स निकालते हैं तो एरर के रूल्स होते हैं ना, एरर निकालने के लिए, एरर निकालने के लिए रूल्स क्या होते हैं, सपोज मेरा जो x है वो है a प्लस बी या फिर x की वैल्यू है a माइनस बी, तो इसमें अगर मुझे एरर लिखना है, एरर इन x विल बी इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b, है ना बेटा? अगर मेरी x की वैल्यू है a मल्टीप्लाइड बाय b या फिर अगर मेरी x की वैल्यू है a अपॉन b, तो इन दोनों केसेस में आप एरर कैसे लिखते हो, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, सही है? एंड सिमिलरली अगर मेरे पास x की वैल्यू कुछ पावर में होती है, a रेज टू n b रेज टू m अपॉन c रेज टू गामा, इस तरीके से अगर मेरा कुछ वैल्यू होता है x का, तब हम एरर कैसे लिखते हैं, डेल्टा x अपॉन x कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो वी विल हैव n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b प्लस गामा डेल्टा c अपॉन c। सही है? ये पढ़ा होगा ना तुमने, ये पढ़ा है तुमने जब 11th में जो फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और एरर का पढ़ रहे थे, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लगाई है ना। तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास डेल्टा आर अपॉन आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपल से तरीके से समझो, सिंपल से तरीके से समझो, डेल्टा आर अपॉन आर की कुछ वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस एरर डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस। इज दिस पार्ट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन तुम्हें करवा देती हूँ, यही तुम्हारा क्वेश्चन ना एक मतलब आई थिंक जेईई एडवांस के अंदर पूछा भी गया था, इसी के बेस पे तुम्हारा वो क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि तुम्हारा भाई वायर है ऑब्वियसली, अब मीटर ब्रिज है तो वायर तो होगी, ये तुम्हारा पॉइंट है ए, ये तुम्हारा पॉइंट है बी, यहाँ पे तुमने लगा रखी है एक बढ़िया सी वायर, टेढ़ी मेढ़ी वायर है बट ठीक है, इसके साथ में एक स्केल रेजिस्टेंस, मेजरमेंट के कारण वो एरर आ रहा था ना। यस स्केल की, क्योंकि लीस्ट काउंट होती है तो स्केल में लेंथ मेजर करते हुए हमारी वो लीस्ट काउंट के बराबर एरर आ जाएगा। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है आर, यहाँ पर तुमने एक नॉन रेजिस्टेंस लगा रखी है 90 ओम की। अब तुम लोग देख रहे हो कि जब मैंने जॉकी को यहाँ पर जोड़ा था, जब कैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ था और जॉकी लगाई है, तो जो नल पॉइंट है वो आया है 40 सेंटीमीटर पे, नल पॉइंट तुम्हारा 40 सेंटीमीटर पे आया है। तुम्हें क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड आर इफ स्केल यूज्ड हैज लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर। तो अब तुम्हारे आंसर के ऑप्शंस क्या क्या गिवन है ये देख लो। ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन है 60 प्लस माइनस 0.15 ओम्स, दूसरा ऑप्शन है 60 प्लस माइनस 0.25 ओम,
तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 135 प्लस माइनस 0.23 ओम, और डी ऑप्शन है तुम्हारा 135 प्लस माइनस 0.56 ओम। तो इसको कैसे निकालोगे मुझे ये बता दो। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ मैम उसकी लेंथ में एरर निकालते हैं, उसके बाद उस लेंथ को मतलब कंपनसेट करने के लिए जो वायर की 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस एरर कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसे मत करो। इसको करने का ना तरीका क्या होता है, एरर वाले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, ये तुमने बचपन में सीखा हुआ है। जैसे अगर तुम्हें मैं दो क्वांटिटी दे दूं कि R1 और R2 की ये वैल्यू है, R1 और R2 के अंदर ये एरर है, और उसके अंदर तुम्हें पूछ रही हूँ कि अगर इनको सीरीज में लगा दिया तब मुझे कॉम्बिनेशन में बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो तुम पहले क्या करते हो, पहले सीरीज में अगर लगा रहे हो तो पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद एरर की वैल्यू निकालते हो ना। यस मैम, याद है? तो यहाँ पर भी हम पहले ऐसे ही करेंगे। स्टेप वन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, फाइंड आउट आर। तो आर की वैल्यू एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी। 60 ओम। ठीक है, बिल्कुल सही। तुम्हारा 90 था, यहाँ पर तुम्हारा ये वायर कनेक्टेड है, तो जो तुम्हारा नल पॉइंट आया था वो तुम्हारा 40 पे आया था, तो 40 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा 60 सेंटीमीटर हो गया, है ना? यस मैम, ये लिखी हो 60 ना? आ रहा है। हाँ, 60 तो ओम आ ये रही है। आर हो गया, ये 90 हो गया। सही है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालती हूँ तो आर इंटू 60 विल बी इक्वल टू 90 इंटू 40, तो 90 इंटू 40 360 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास 60 ओम आएगी। ये सही है कि आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नाउ द सेकंड स्टेप इज now that you have the value of r, you have to determine the value of delta r, find out delta r। तो अब ये डेल्टा आर कैसे निकालेंगे? अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है दैट डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन एल अपॉन 100 माइनस एल। तो ये जो एरर इन 100 माइनस एल है, ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी का फॉर्म। इसकी वैल्यू डेल्टा एल के बराबर ही तो हो जाएगी। यस मैम। एरर इन मेजरमेंट ऑफ 100 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 तो तुम्हारा एक होल नंबर है, तो 100 के अंदर तो कुछ एरर होगा नहीं, उसमें जो एरर होगा वो भी डेल्टा एल की वजह से ही होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल अपॉन 100 माइनस एल। निकल जाएगी इसकी वैल्यू, है ना? डेल्टा एल की वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? 1 mm। 1 मिलीमीटर माइनस सेंटीमीटर में कितना हो गया? 0.1। तो 0.1 अपॉन 40 प्लस 0.1 अपॉन 60। तो यहाँ से तुम्हारे पास डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा। चलूं आगे, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ ये से कैसे किया आपने? क्या, ये डेल्टा 100 माइनस एल से समझ नहीं आया। हाँ, डेल्टा 100 माइनस एल में मैंने एरर वाला ही फॉर्मूला लगाया। एरर का एक फॉर्मूला नहीं होता तुम्हारा, चलो इसको भी नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ। हमारे पास अगर a प्लस बी है, अगर आपसे एरर पूछा जा रहा है, अगर आपके पास x की वैल्यू है a माइनस बी के बराबर, तो यहाँ पर जब आप एरर इन x लिखते हो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एरर इन a प्लस एरर इन b, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर लिखते हैं। इसका मतलब है एरर इन a माइनस b इज इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b। तो अगर मैं एरर लिख रही हूँ 100 माइनस एल में, तो मेरा एरर कितना हो जाएगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ 100 प्लस एरर इन मेजरमेंट ऑफ एल। तो ये तो कुछ एरर होगा नहीं, ये तो 0 हो जाएगा। इसका यही मतलब है दैट एरर इन 100 माइनस एल विल बी इक्वल टू एरर इन एल। सही है बेटा? मैम डेल्टा Yes, ma'am. 0.25 आ रहा है। 0.125। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगर हम डेल्टा आर अपॉन आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 40 था तो 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 600। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? मैम डेल्टा आर की 600 पूरी और वैल्यू निकाले 0.25 आई है। यस मैम 0.25 आ रही है डेल्टा आर की वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 तुम्हारा, by 240। हाँ 1/240 कर लो, या फिर ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली 5 अपॉन 1200, यस मैम। है ना? इसको 3 से Yes, मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब तुम्हें पता है कि डेल्टा आर विल बी इक्वल टू आर इंटू 5 अपॉन 1200। मतलब डेल्टा आर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, आर मल्टीप्लाइड बाय 5। आर कितना है, 60। आर कितना है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1200। तो सही है ना? कितना वैल्यू आया था तुम्हारा इसका? 1/4। ठीक है, तो ये तुम्हारा, हाँ सही है, 60 इंटू 5 300 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो अब तुम अपने रेजिस्टर को कैसे एक्सप्रेस करोगे? बेसिकली योर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, 60 प्लस माइनस Plus 0.25।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था एडवांस के अंदर, मुझे साल तो याद नहीं है, उसमें आया था। तो इस क्वेश्चन में इसीलिए एडवांस में आया क्योंकि 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो मीटर ब्रिज का तो कॉन्सेप्ट यूज हो ही रहा है, उसके अलावा जो ये एरर वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है। तो जेई में क्वेश्चंस में यही होता है, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बट ये होता है कि एक चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है ना। तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है जो थोड़ा मुश्किल होता है, वो 2-3 चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है। मैम लेकिन कंपैरेटिवली आसान था बाकी क्वेश्चन से। कंपैरेटिवली आसान था, बट समझ में आया ना। इसमें देखो क्या है बेटा, अगर किसी बच्चे को ये एरर निकालना सपोज नहीं आता, अब ये तो मैंने तुम लोगों को करवा दिया, अगर मैं तुम्हें नहीं करवाती तो बच्चे इसको नहीं कर पाते, Yes, समझ रहे हो। ma'am. फिर बच्चे मारते हैं तुक्का कि मैम 60 ए और बी में से कोई ना कोई ऑप्शन सही है, तो तुक्का मार देते हैं, तो आधे बच्चों का सही हो जाता है, आधों का गलत हो जाता है। उनको ये चीज मैम क्लिक नहीं अगर होती कि लेंथ गैल्वेनोमीटर की की डायरेक्शन अगर इधर उधर होगी तो अलग आएगा ना। इसकी डायरेक्शन इधर उधर होगी। मैम गैल्वेनोमीटर जैसे कि मतलब सीधा था तो 0 आता है, उसका नल वैल्यू आती है। हाँ हाँ, नल वैल्यू तुम्हारी आएगी तभी जब गैल्वेनोमीटर तुम्हें नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये जो मेथड्स होते हैं इनको हम नल पॉइंट मेथड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर इस वाले केस में काम ही तब कर रहा है जब ये नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तभी मैं बोल रही थी कि एक पॉइंट पे तुम देखोगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगा उसके बाद कुछ पॉइंट पे देखोगे तो राइट साइड पे जाएगा। तो बीच में ऐसा कोई पॉइंट आना चाहिए जिसपे वो 0 दिखा रहा है, Yes. सही है ना। तो उसी पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट या फिर नल पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है, मीटर ब्रिज में इतना ही पढ़ना है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, तो अब अपना आगे चलते हैं। अब अगली चीज हमें पढ़नी है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो तुम्हारा, उसका पर्पस क्या होता है जो तो हम नाम से ही देख सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का पर्पस क्या होता है, दैट इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मैम इसको पैरेलल में लगाया जाता है। अभी देखते हैं बेटा, इसके जो मेथड्स होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तो पोटेंशियोमीटर तो तुम्हारा यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई और डिवाइस तुमने देखा है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। Volt. भाई वोल्ट मीटर को भी तो इसी काम से यूज कर रहे हैं। वोल्ट मीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, ma'am. वोल्ट मीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है भाई, पोटेंशियोमीटर जो है तुम्हारा, दैट इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ नल पॉइंट, सो दैट इज व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट। अगर तुम्हें बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू मेजर करनी है तब हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। वोल्ट मीटर का फायदा क्या रहता है, दैट इट इज वेरी छोटा सा एंड कन्वीनियंट टू यूज। इट इज वेरी छोटा सा साइज होता है उसका एंड कन्वीनियंट रहता है, तो इसलिए इसको ऑफनली यूज किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर में हमारे पास एडवांटेज यही होता है, बट पोटेंशियोमीटर gives a more accurate value, gives more accurate value since it is based on the principle of null deflection. Since it is based on the principle of null deflection. इज दिस ओके बेटा? तो नल डिफ्लेक्शन के बेस पे जो भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नल डिफ्लेक्शन के बेस पे तुम्हारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वो हमेशा तुम्हारा ज्यादा एक्यूरेट आंसर दिखाएगा एज कंपेयर टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच यू आर यूजिंग। तभी मीटर ब्रिज जो होता है वो भी तुम्हारा बहुत एक्यूरेट आंसर दिखाता है, पोटेंशियोमीटर भी बहुत एक्यूरेट आंसर तुम्हारा दिखाता है। वोल्ट मीटर जो होता है उसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आ सकती है, उसमें लीस्ट काउंट का एरर भी हो सकता है, वोल्ट मीटर में दिक्कत आती है, बट क्योंकि वो इतना सा होता है, छोटा सा और बहुत कन्वीनियंट होता है, तो उसको तुम हर जगह पे यूज करते हो। बट अगर तुम्हें बहुत एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है तब हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है क्या बेटा? मैम ये स्कूल में मतलब नापा भी था उससे। अच्छा, नापा हुआ तो फिर बहुत बढ़िया। फिर तो आप मेरे को ऐसे हेल्प करोगे अभी की क्लास में। तो बताओ इसके यूजर्स क्या क्या होते हैं पोटेंशियोमीटर के? पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस एक तो हाँ, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस नाप लो टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। और इसको 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। और क्या यूज होता है इसको? एक तरीके से यूज Internal करोगे, resistance. वेरी गुड, टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू डिटरमिन internal resistance of cell, internal resistance of cell। और तीसरा इसका यूज होता है कि अगर तुम्हें 2 सेल्स गिवन है तो उनकी तुम ईएमएफ भी कंपेयर कर सकते हो, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। इज दिस ओके गाइस? मैम हम इसको कैपेसिटर के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस के लिए, जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। आई एम नॉट सो श्योर, एक बार ये चीज मैं सर्च करके बताऊंगी।
कैपेसिटेंस डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए तो आई एम नॉट सो श्योर कि इसको मेजर कर पाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली तुम्हारा डिस्चार्ज होता रहेगा, उसमें कुछ कांस्टेंट थोड़ी रह रही है वैल्यू, तुम्हारे पास तो जॉकी के ऐसे कंटिन्यूअसली पॉइंट्स आएंगे, और एक्चुअल में कैपेसिटेंस बहुत फ्यू सेकंड्स के अंदर डिस्चार्ज और चार्ज हो जाता है, तभी वो डीसी करंट को पास नहीं होने देता। ठीक है, यस मैम, ठीक है। तो इसका पोटेंशियोमीटर का मतलब और पर्पस हमें समझ में आया, इसका प्रिंसिपल और समझ लो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ये समझ लो। तो पोटेंशियोमीटर में ना तुम्हारी एक बहुत लंबी वायर होती है, जैसे मीटर ब्रिज में तो चलो 1 मीटर की वायर थी, ये दिख रही है तुम्हारी पे एक बहुत लंबी सी वायर होती है, तो इसको इसी तरीके से जोड़ भी रखा होता है, जैसे ए और बी के बीच में ऐसे फोल्ड कर करके जोड़ दिया, तो बी से तुम्हारा शुरू हुआ, ये वाले दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड थे अंदर से, यहाँ पर गया, ये वाले दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है, तो इस तरीके से मैं वायर को ऐसे घुमा घुमा के बहुत लंबी सी वायर बना लेती हूँ। सही बात है ना बेटा? यस सही बात है ना बेटा? तो तुम्हारे पास एक बहुत लंबी वायर होती है, इस केस में, पोटेंशियोमीटर के केस में 1 मीटर की वायर नहीं रहती, काफी लंबी वायर होती है, बहुत सारे कुछ मीटर्स की वायर होती है, और वायर में अजम्पशन यही है कि भाई उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो हमारा यूनिफॉर्म होगा। तो अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। उसका मतलब क्या है कि बेसिकली इस तरीके की सिचुएशन में हो क्या रहा है, इस तरीके की सिचुएशन में हो क्या रहा है कि हमारे पास एक वायर है जिसको हमने 0 और V पोटेंशियल के बीच में लगा रखा है ना, हमारे पास एक वायर है जिसको हमने 0 और V पोटेंशियल के बीच में लगा रखा है, तो इस वायर की रेजिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होएगा। यस मैम। यस मैम। तो पोटेंशियल ड्रॉप along the length of the wire, along the length of the wire। अब ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? पूरी की पूरी वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? V के बराबर। इसका मतलब है कि 1 मीटर, अगर मतलब मेरे पास अगर यूनिट वायर की मैं बात कर रही हूँ तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? V/L। और अगर मैं किसी भी डिस्टेंस को देख रही हूँ, सपोज आई एम लुकिंग एट x डिस्टेंस, तो ये x डिस्टेंस तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? V/L Vx/L multiplied by x। So basically potential drop along the length of the wire depends on the length which you have chosen, है ना? Potential drop along the length of the wire is proportional to the length, is proportional to the length। सही बात है ना बेटा? तो ये वाली जो टर्म होती है यहाँ पर V/L, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज अ कांस्टेंट, दिस इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा तुम्हारा, दिस विल बी अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर। इज दिस पार्ट ओके? मैम इसमें अगर एमीटर भी लगा देंगे मतलब इसके साथ साथ, तो उसमें क्या मतलब वो होगा? वो करंट मेजर करता रहेगा, वो भी तुम्हारा अभी अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर अब तुम्हारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी लगा दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका पर्पस इतना कुछ खास रहेगा नहीं इस सर्किट में। ठीक है, वो भी तुम लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा करंट मेजर करता रहेगा कि सर्किट के अंदर कितना फ्लो कर रहा है। सही है? तो अब यहाँ पर तुम्हारा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से तुम एक सिंपल सी चीज देख सकते हो कि पोटेंशियल ड्रॉप x के अलोंग कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप x के अलोंग कितना है, लेट मी से दैट, इसको Vx बोल लो या फिर इसको कुछ भी बोल लो, kx के बराबर। सही है? यस मैम। यही तुम्हारा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पोटेंशियोमीटर वाला जो केस है वो ऑपरेट करता है, कि जो भी तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा अलोंग द वायर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है? Vx/L को ही आपने नाम दिया है kx। V/L को मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला, दैट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज k। तुमने बैटरी कांस्टेंट लगाई है, तुम्हारी लेंथ कांस्टेंट है ना, तो वो तुम्हारा पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहेगा। मैंने बोला है कि अगर तुम x के अलोंग पोटेंशियल मेजर करोगे तो उसके अलोंग पोटेंशियल जो है तुम्हारा वो kx के बराबर आ गया बेसिकली, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सही है बेटा? यस मैम। चलो, यस तो मैम। अब अपन हम ये जो पोटेंशियोमीटर है इसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला यूज देखेंगे, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारा, टू मेजर EMF ऑफ अ सेल, टू मेजर EMF ऑफ अ सेल। तो बेटा इसमें तुम्हारा जो डायग्राम होता है, डायग्राम तुम्हारा मैं सिंपल ही बना रही हूँ, जैसे A और B मेरी वायर है। अब कुछ कुछ सिचुएशंस में ना तुम्हें जो वायर होगी वो भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से तरीके से दे रखी होगी, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के दे रखी होगी। उसमें भी सेटअप तुम देखोगे सेटअप सेम ही है, उसमें भी सेटअप तुम लोग देखोगे सेटअप तुम्हारा सेम ही रहता है। तो ये मेरी वायर है, इसकी लेंथ तुम्हें L के बराबर गिवन है। अब इस वायर से तुम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो, ये जो वायर हमें गिवन है उससे हम एक नॉन बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, नॉन बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। सपोज इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से इसकी पोलैरिटी है।
ठीक है, ये हमने एक नॉन बैटरी यहाँ से कनेक्ट कर दी है जिसमें वोल्टेज शायद कुछ V के बराबर है, सपोज अगर ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट V का है। सही है बेटा, ये जो वायर है इसकी लेंथ भी तुम्हें L के बराबर गिवन है। हमें लेंथ नहीं पता, L के बराबर हमें लेंथ गिवन है। अब EMF मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि तुम यहाँ से एक दूसरा कनेक्शन लोगे और यहाँ पर तुम अपना जो भी बैटरी है वो जोड़ दोगे। तो ये तुम्हारे पास बैटरी है जिसकी कुछ EMF है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर रही हूँ। इसी वाले पॉइंट पे तुम लोग लगा दोगे अपना गैल्वेनोमीटर, इसी वाले पॉइंट पे तुम अपना गैल्वेनोमीटर लगा दोगे और लगा दोगे जॉकी, और लगा दोगे जॉकी। मैम स्क्रीन पॉज हो गई। अच्छा स्क्रीन पॉज हो गई, ठीक है, जॉकी नहीं दिख रहा। मैम पूरे मैम फोन जैसे करने के बाद ऊपर आपने स्क्रीन बैटरी पर लगा रखी, हम्म, ना ऊपर आपने बैटरी लगा रखी थी तो नीचे क्यों सेल लगाया फिर? ये जो सेल है उसकी हमें EMF फाइंड आउट करनी है। ऊपर हमारे पास तो एक कोई नॉन वोल्टेज वाली बैटरी है, करंट तो फ्लो करना चाहिए ना सर्किट में, यस मैम, है ठीक ना। है। ये वाली वो है जिस सेल की हमें EMF एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है। डायग्राम समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी तुम यही करोगे कि दैट वी विल फाइंड द नल पॉइंट। यहाँ पर भी तुम्हारा स्टेप यही रहेगा दैट वी विल फाइंड द नल पॉइंट, वी विल फाइंड द नल पॉइंट where G shows no deflection। गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आ रही है, G shows no deflection, where G shows no deflection। तो सपोज मेरा जो नल पॉइंट है वो कुछ लेंथ पे आया है x के बराबर। अच्छा पॉज हो गई बेटा, एक सेकंड रिफ्रेश कर दें। अभी तक सही चल रहा था ना मामला, अब पता चल गया इसको कि हाँ अगले टॉपिक पे आ गए तो पॉज होनी शुरू हो गई है। सही है, बस पोटेंशियोमीटर और पढ़ना है और उसके बाद तुम्हारा क्लास खत्म करेंगे, फिर तुम्हारा ये चैप्टर भी डन एंड डस्टेड है। गैल्वेनोमीटर वाला गैल्वेनोमीटर वाला पढ़ेंगे 4th चैप्टर के बाद, जब वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा तुम्हारा मैग्नेटिक वाले में, तो उसके बाद पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है और उसको एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वो जो काम आता है ना वो मैग्नेटिक कॉइल वाले के साथ बाद ज्यादा समझ में आएगा, तो वो 4th चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलो Okay. अब इस केस में हो क्या रहा है इसको समझो। अब इस केस में हो क्या रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसके अक्रॉस EMF कितनी है, इसके अक्रॉस कितनी मेरी EMF की वैल्यू है, तो वो कितनी आ जाएगी? वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगी, 0 वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगी, है ना। फ्रॉम A टू D, फ्रॉम A टू D पोटेंशियल ड्रॉप मेरा कितना होगा? V अपॉन LX, मतलब KX के बराबर होगा। ये सही बात है, यहां तक अग्री कर रहे हैं सब बच्चे? यस मैम। अब हमने भाई नल पॉइंट ढूंढ लिया है। अब हमने नल पॉइंट अगर ढूंढ लिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ पे तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। अगर यहाँ पर मेरा कुछ करंट जो फ्लो करना चाहिए, ये करंट मेरा 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये पूरे सेगमेंट में ही करंट फ्लो नहीं कर रहा। और अब ये करंट कब फ्लो नहीं करेगा? ये करंट कब फ्लो नहीं करेगा? मैम जब जब जितनी- इसकी हाँ, मैम जब अब इस यहाँ पर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा वेरी उसके। गुड। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल 0 है, ये 0 है, यहाँ पर ये वाले एंड पे पोटेंशियल कितनी होगी? एप्सिलॉन के बराबर। आर का तो कोई रोल ही नहीं आएगा इस सिचुएशन में, क्योंकि भाई पोटेंशियल ड्रॉप तो हो ही नहीं रहा ना, जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो IR की वैल्यू तो 0 हो गई। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर तुम्हारी पोटेंशियल, यहाँ पे जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो D वाला पॉइंट है, अच्छा थक गई लग रहा है इसकी। हाँ स्क्रीन थक गई, 1 घंटा हो गया ना उसको। अब इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये D और यहाँ पर जो ये EMF है वो E के बराबर ही तो होनी चाहिए। तो यहाँ से आ गई ना हमारे पास, इसका मतलब यही है दैट EMF की वैल्यू ये E के बराबर हो जाएगी, विच विल बी इक्वल्स टू KX। तो निकल गया तुम्हारा EMF, निकल गया EMF। तुमने V बाय लेकिन ये तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, EMF थोड़ी होगा। नहीं, ये EMF ही होगा। देखो अब तुम्हारा यहाँ पर करंट, सपोज तुम्हारा यहाँ पर अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता तब तुम बोलते कि मैम IR करंट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया और बचा हुआ मेरे पास जो वोल्टेज है वो कितनी आ गई? V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। सही बात है ना? यस मैम। yes अगर करंट की वैल्यू ही 0 है, अगर मेरी जो करंट है उसकी वैल्यू ही 0 है, करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा ना ये वाले सर्किट में, तो ये तो टर्म ही उड़ गई। तो यहाँ पर ये जो दोनों के बीच में हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो तो तुम्हारा एप्सिलॉन के बराबर ही हो जाएगा ना। हमने देखा तो था कि अगर तुम्हारा सर्किट कनेक्टेड है सिस्टम में तब तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर वो कनेक्टेड ही नहीं है, तुम्हारा करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो कहां से इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओगे? यस मैम। है ना बेटा। तो यहाँ से तुम्हारे पास डायरेक्टली EMF की वैल्यू आ जाएगी। EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KX के बराबर।
मतलब K इज V बाई L, V तुम्हें पता है, टोटल लेंथ तुम्हें पता है, खाली तुमने नल पॉइंट निकाला, तुम्हारे पास EMF की वैल्यू आ गई। इज दिस ओके? यस यस मैम। ठीक है। अब यहाँ Yes, पर ma'am. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, Vx/L, Vx/L हमारे पास वैल्यू आई है। तो यहां से तुम लोग देख सकते हो कि अगर हमारे को x कुछ लेंथ चाहिए तो ये जो x/L की वैल्यू होगी, x/L जो है वो तुम्हारा कम हो जाएगा ना, x/L जो है वो तुम्हारा कुछ कम वैल्यू आएगी, x की वैल्यू छोटी होगी, लेंथ की वैल्यू बड़ी होगी। सही बात है ना? तो इसका मतलब है दैट वोल्टेज अगर मेरी बैटरी की ज्यादा नहीं हुई, अगर मेरी जो बैटरी की वोल्टेज है वो सफिशिएंट नहीं हुई, तो मेरे पास नल पॉइंट ही नहीं आएगा। अगर मेरी जो वोल्टेज है बैटरी की वो सफिशिएंट ही नहीं हुई, तब मेरे पास नल पॉइंट जो है वो आएगा ही नहीं। सपोज मेरे पास ईएमएफ जो है बैटरी की, जो मुझे ईएमएफ मेजर करनी है, वो है मेरी 10 वोल्ट के बराबर। सपोज मुझे जो ईएमएफ मेजर करनी है, मेरे को आइडिया है कि वो 10 वोल्ट के बराबर है, मैंने बैटरी लगा दी गधों की तरह 8 वोल्ट की। तो अगर मैंने 8 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो पूरी की पूरी ये जो लेंथ है इसके अंदर कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं आएगा, नो मैम। यस मैम। है ना? अगर मेरे को यहाँ पर नल पॉइंट चाहिए तो मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी शायद 20 वोल्ट की, तब जाकर मेरा कहीं 50 पे नल पॉइंट आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे के पूरे चीज को सॉल्व करने का यही है कि जो तुम्हारी बैटरी की ईएमएफ रहती है, जो तुम्हारी बैटरी की ईएमएफ रहती है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी सेल्स ईएमएफ, तभी तुम्हारे पास नल पॉइंट आएगा। अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुम्हारे पास नल पॉइंट ही नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर खाली एक साइड पे डिफ्लेक्टेड है, तो समझ लेना जो तुमने बैटरी लगाई है वो सफिशिएंट नहीं। इज दिस आल्सो ओके? यस यस मैम। ठीक है बेटा। अब ना ये जो पोटेंशियोमीटर है, कुछ कुछ मतलब तुम बुक्स वगैरह देखोगे तो तुम्हें उन बुक्स में इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलता है कि ये हमारा ए है, यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे मस्त ऐसे ये वायर लपेट रखी है। मस्त लिखी मिस्टेक हो रही। तक है, मैं एक बार कर रही हूँ रिफ्रेश बच्चा, खाली एक ही वायर तुम्हें दिख रही है, मैंने बहुत सारी वायर बना दी। ठीक है, आई थिंक सो, शायद ma'am, इसको देख रहे ड्राइविंग बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी एक कंडक्टिंग प्लेट्स की होती है जिसके बीच में हमने ये दोनों वायर के सेगमेंट लगा रखे होते हैं ताकि तुम्हारी जो लेंथ है वो तुम मेजर कर पाओ बहुत आसानी से। यहाँ पर भी तुम्हारे पास कंडक्टिंग प्लेट आती है। अब ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा बी के बराबर हो गया, इन्हीं के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, वही तो हमने पिछले केस में भी किया था, यस मैम। है ना? इसी केस में अपन लोग एक बैटरी मैम ये लगा तो देते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया। हाँ, ये ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया, सेम चीज है, बस ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया, जो हमने पिछला डायग्राम बनाया सेम है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहां से ये वाला जो ए वाला पॉइंट है, यहां से मैं अपनी जो सेल है वो कनेक्ट कर दूंगी, ये पॉइंट ए था। अब यही वाला जो पॉइंट है इससे मैं अपना जो मेरे को ईएमएफ जिसकी निकालनी है वो कनेक्ट कर दूंगी, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई, और यहाँ से मैंने अपना गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और अपनी जॉकी कनेक्ट कर दी, और फिर मैं जॉकी से यहाँ पर जो नल पॉइंट का पॉइंट है वो देख सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी सेम ही सर्किट है जो हमने अभी पिछले केस में ड्रॉ किया है। मैम स्क्रीन स्टैक आ गई है। अभी आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, so this is the exact same circuit which we have drawn in the opposite case as well. This is the same circuit, बस ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। और पहला पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो बैटरी की ईएमएफ है, जो तुम्हारी बैटरी की ईएमएफ है, that should be greater than the cells EMF. That should be greater than the cells EMF. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इस डायग्राम में, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो बैटरी और इसकी पोलैरिटी है ना वो सेम होनी चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर आएगा, वरना तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये अगर बैटरी का यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो ईएमएफ का भी यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल ही आएगा, ताकि यहाँ पर 0 वोल्ट वाली कंडीशन बन पाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तुम नोट डाउन कर लो दैट polarity of battery and connected cell should be same. Polarity of battery and cell should be same. Is this okay? यस मैम। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। हो गया मैम। हो गया, चलूं आगे? मैम नहीं, एक सेकेंड। मैम 1 मिनट रुक कर लो, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एक बार वो यूज वाला पेज भी दिखा देना। ठीक है बेटा, राइट, देख लो एक बार ये वाला पेज भी देख लो। अच्छा, यूजर्स वाला तो सबसे पहला था ना, ये रहा। नहीं, इससे भी पहला था, ये रहा। वही है।
हाँ, ठीक है। अब तुम्हें ना इसी तरीके से जैसे कोई भी ऐसा ये आता है ना, बेसिकली इस तरीके से कोई भी apparatus वाली चीज आती है, तो हमेशा अपना आंसर अगर बोर्ड में लिख रहे हो इसी तरीके से फॉर्म करना। कैसे करोगे फॉर्म? सबसे पहले पोटेंशियोमीटर होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये लिख दो पहले। उसके बाद लिख दो प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर लिख दिया। फिर ब्रीफ में तुम्हें किसी भी बुक में उसकी कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, है ना, कि कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये वायर लेते हैं, उसको वूंड कर देते हैं, है ना बेटा, वायर लेके वूंड कर देते हैं, उसमें सेल लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, उसके साथ में डायग्राम मिल जाएगा। फिर उसका वर्किंग बता दो, उसके बाद जो फॉर्मूला है वो एंड में लिख दो। इसी तरीके से अगर बोर्ड में आता है तो इसी तरीके से लिखना है, तो इसी तरीके से मार्क्स भी आएंगे। सुंदर सुंदर चीजें करोगे तो सुंदर सुंदर मार्क्स आएंगे। मैम हो गया। हो गया? चलूं आगे, मैम क्वेश्चन करवाऊं? दोनों मीटर बेसिक पोटेंशियोमीटर फिर से बोलो बेटा। बोर्ड्स के रिकॉर्डिंग सेंड कर दे। दोनों की आवाज ना मिक्स होगी, दोनों की सुनाई नहीं दी मेरे को। ये कह रहा हूँ बोर्ड्स के सिलेबस से दोनों कट हैं ये। अच्छा कट ही है, तो फिर तो चलो बहुत ही बढ़िया हो गया। मेरे को तो लगा मेरे टाइम पे तो आया था ये आज टेस्ट क्वेश्चन उठ के। अब ये डायग्राम देखो। इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी। मैम मैं लेट आया था ना, मैं उठने में लेट हो गया। अच्छा इतने में लेट हो गए। देख रहे हैं, ऐसे छुट्टियों में बच्चों की उठने की आदत बिगड़ गई है। फाइंड नहीं मैं वो रात को देर से सो गया था गलती से। अच्छा कुछ नहीं होता बच्चों, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। रिकॉर्डिंग अभी तुम्हारी मेरे पास जैसी आएगी वैसी अपलोड कर दूंगी। तो निकालो इसकी सेल की ईएमएफ निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले तो यही काम है तुम्हारा। या ये तो आज क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी मुझे लग रहा है, मतलब अब ज्यादा देर का बचा नहीं है टॉपिक। ट्राई टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल इन दिस केस। ये डायग्राम में सारी चीजें गिवन है। मैम 21 वोल्ट। वेरी गुड, 21 इज द राइट आंसर। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। भाई V की वैल्यू तुम्हें गिवन है, बैटरी तुमने 50 वोल्ट की लगा रखी है 21 है ना। चेक कर लो कि दोनों की पोलैरिटी सही है। हाँ दोनों की ये पोलैरिटी 21 तुम्हारी सही है, ठीक है, दोनों की पोलैरिटी तुम्हारी सही है। अब इसके बाद तुम्हें लेंथ ऑफ द वायर टोटल कितनी गिवन है? 10 मीटर। 10। तुम्हें बोला गया है कि जो तुम्हारा नल पॉइंट है वो आया है 4.2 मीटर पे, है ना, 4.2 मीटर पे तुम्हारा नल पॉइंट आया है। तो सबसे पहले अगर मुझे ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो Vx/L होती है, यस मैम। है ना। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ की? 50। मैम हाँ बेटा, 21 आ रही हाँ है इसमें। 21 इज द राइट आंसर। तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 21 वोल्ट्स। 21 वोल्ट्स मैम स्क्रीन स्टक है। चलो वैल्यू आ गई 21 वोल्ट्स, तो सबका आंसर सही है। अभी आ गई स्क्रीन? यस मैम। यस ये मैम, क्लियर है? चलूं आगे? यस Yes. मैम। चलो अब ये वाला जो केस है इसमें तुम्हें निकालनी है वही सेम क्वेश्चन है। फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल एज शोन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई रेजिस्टर सा भी लगा दिया यहाँ पर शायद मैंने कुछ, तो इसकी वजह से क्या होगा? अब ये रेजिस्टर की वजह से क्या होगा? कुछ चेंज आएगा तुम्हारे हिसाब से? यस मैम 8 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा डिफरेंस टोटल। में आएगा। चेंज तो आएगा, डिफरेंस तो आना चाहिए। भाई डिफरेंस क्या आएगा? वोल्टेज 2.4 होगा। क्या होगा 2.4? वोल्टेज है क्या मैम 2.4 इसमें? वो 2.4 तो आंसर नहीं है। इसको निकालोगे कैसे? मैम 6.9 आ रहा है आंसर। करंट 6.9 इज फाइन, ठीक है। करंट मैंने निकाला नहीं इस क्वेश्चन में बेटा। करंट से एक बार ईएमएफ निकालने की कोशिश करो। अब इस तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना ये जो ए और बी है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। ये जो ए और बी है उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। वी वांट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, है ना। उसी से तो हम अपनी जो ईएमएफ ड्रॉप हो रही है वो निकाल लेंगे। तो अब ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि वायर की रेजिस्टेंस मुझे 8 ओम गिवन है और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये भी मुझे 2 ओम गिवन है। तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में नहीं आ जाएंगी, यस मैम। है ना। These two resistances will be in parallel with each other. So if I want to calculate voltage drop across AB, what will that be equal to? हम सेज में आने चाहिए ना यहाँ से, ए से नहीं। भी जाते हुए नीचे। नहीं, दोनों में अगर ये जो रेजिस्टेंस है वो मेरी डिवाइड नहीं हो जाएगी इस केस में। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी वो तो अलग आएगी ना।
ठीक है, जब मैं यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगी तो जो मेरी वोल्टेज ड्रॉप आई थी दैट वाज 24 मल्टीप्लाइड बाय R एक तरीके से मल्टीप्लाइड बाय 2.6 2 ओम डिवाइडेड बाय ये जो पूरी की पूरी लेंथ है प्लस दिस रेजिस्टेंस प्लस, अच्छा पैरेलल में नहीं सीरीज में होंगे, प्लस यस मैम, मैं अभी यही सोच रहा था। सीरीज में होंगे। तो यहाँ पर तुम्हारी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट विल बी इक्वल टू इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी, ये दोनों तुम्हारे सीरीज में हो गए, तो 2 ओम डिवाइडेड बाय 8 ओम प्लस 2 ओम, ये तुम्हारी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो मैम जाएगी पॉइंट के अक्रॉस। हाँ बेटा 6.91 मैम ऊपर मैम 24 into 2 6.912 है क्या? हाँ 6.912 इज द राइट आंसर। क्या बेटा फिर से बोलो। मैम हाँ बोलो। कोई किसी बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो ग्रुप पे मैसेज कर रहा है बार बार। बट ये तो कुछ क्लास में इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। यस मैम, ये तो नहीं, आपके वाले ग्रुप पे मैसेज आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार चेक करती हूँ। बट ये तो सिंपल गूगल मीट का लिंक है। मैम वो ज्वाइन हो गई। हो गया ज्वाइन? यस मैम। यस मैम हो गया। तो बेटा ये तो सिंपल गूगल मीट का लिंक था, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? वो एक्चुअल उसमें तो दिक्कत आ रही है जो हमारा दूसरा वाला ऑथ लेयर का पोर्टल लिंक भी है। खुलता है ना फिर। हाँ ऑथ लेयर के लिंक में दिक्कत हो सकती है, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ज्वाइन करने में। ये तो सिंपल मीट का लिंक है ना बच्चा। हो गई ज्वाइन अनरीन बेटा? यस मैम, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, नहीं हो रहा था। अरे वो कैसे नहीं होना था? इसमें तो कुछ तुम्हें एंटर भी नहीं करना अपना SRN या फिर अपना कुछ भी फोन नंबर है, तो डायरेक्टली गूगल मीट से ज्वाइन होनी है। चलो मैम, कोई आपको दिक्कत नहीं शायद है। अलाउ नहीं किया होगा। नहीं अलाउ नहीं, मेरे तो सब बच्चे अलाउड है। SRL में भी तो कोई कोई नई नई चीज डाल के आ जाती है। अरे वो नई चीज नहीं है, वो कुछ टेक का इशू आ रहा है, वो भी मैंने तुम्हारी चीज फॉरवर्ड कर दी है ताकि आगे वाली चीज में कोई दिक्कत ना आए। अब बेटा इसके अक्रॉस हमने कैसे निकाला है ये चीज, इसके अक्रॉस हमने कैसे निकाला है, तुम्हें पता है कि ये दोनों तुम्हारे सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी 10 ओम इस केस में। तो Yes, टोटल ma'am. करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/10 2.4 एम्पेयर। है ना, 2.4 हो जाएगी। तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप मुझे देखना है ये पूरी की पूरी वायर के अक्रॉस कितना हो रहा है, तो कैसे करोगे? 2.4 मैम into into 2 ohm ohm भी तो होगा। हाँ तो इंटू 2 ओम कर तो दिया यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ से मेरे पास 19.2 वोल्ट। हाँ VAB की कुछ वैल्यू आ जाएगी 2.4 into 2। मैम 4.8 होगा। ठीक है, अब ये तो हमारी पोटेंशियल ड्रॉप आ गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे और यहाँ पर 2.4 into 2 जितना भी ये 4.8 वैल्यू है, ये 4.8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पहले हमारी जो बैटरी थी, हम डायरेक्टली ये वाली जो बैटरी थी 24 वोल्ट की वो यहाँ पे लगा रहे थे। अब ये जो बैटरी है वो छोटी हो गई है। सही बात है ना बेटा? यस मैम। नहीं कुछ गलत कर दिया Yes. क्या मैंने? 4.8 वोल्ट तो उसका रेजिस्टेंस हाँ 4.8 वोल्ट तो उसके अक्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 8 ओम पे करेंगे, पूरी की पूरी वायर के अक्रॉस निकालेंगे ना, तो 2.4 into 8 आएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है ना पोटेंशियल बच्चों, पूरी की पूरी वायर के अक्रॉस तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो 3.6 वाली लेंथ है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वही हमारी EMF होगी। तो वो कितनी हो जाएगी? VAB 19.2। हाँ जो पूरी की पूरी इसके अक्रॉस डिवाइड हुआ मल्टीप्लाइड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर विच इज इक्वल टू 10। तो जब यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2.4 into 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 10। इसकी वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी? 6.91। 6.912 वोल्ट्स। इज दिस ओके? एक बार ये फिर से समझा देती हूँ, एक दो गलतियां हो गई थी हमारी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो 2 ओम और 8 ओम वाले हैं वो सीरीज में है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.4। करंट जो इस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो करेगा वो 2.4 वैल्यू आ गई। अगर मुझे A और B जो मेरी पूरी की पूरी वायर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं? IR कर देते हैं ना, IR कर देते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं IR करूंगी तो करंट मल्टीप्लाइड बाय 8 ओम, मेरी वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी अक्रॉस दिस एंटायर वायर विच विल बी 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो जब मुझे EMF निकालनी है, अब EMF मुझे निकालनी होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 3.6 मीटर लेंथ विच इज गिवन टू मी। EMF मुझे निकालनी होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 3.6 मीटर लेंथ विच विल बी गिवन टू मी। तो उसके अक्रॉस EMF कितनी हो जाएगी? जो पूरी की पूरी वायर के अलोंग वोल्टेज आई है, मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप आई है, मल्टीप्लाइड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। इज इट ओके नाउ? यस मैम। ठीक है, सबको Yes. समझ में आया? चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, this is your next question. Try to tell me what will be the value of x in this case. Question यही है that you have to find out the value of x.
मतलब नल पॉइंट किस पॉइंट पे आ रहा है? मैम बट पोलैरिटी अलग अलग है। बेटा आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है आपकी आवाज से? पोलैरिटी अलग अलग है दोनों हाँ, केस में। तो फिर हम नल पॉइंट इस केस में निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब इसका सोल्यूशन यही है, तुमने बिल्कुल सही बोला, दैट पोलैरिटीज जो है, पोलैरिटीज ऑफ बैटरी एंड सेल आर ऑपोजिट। तो बेटा इस सिचुएशन में तुम्हारा नल पॉइंट आएगा ही नहीं, नल पॉइंट आएगा ही नहीं, नल पॉइंट आएगा ही नहीं। नल पॉइंट आएगा ही तब बच्चा किसी की साइड पे थोड़ी डिस्टर्बेंस है तो म्यूट रखो, ठीक है, वरना एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो, उस पर वो डिस्टर्बेंस कम हो जाए। ठीक है, तो नल पॉइंट आएगा ही तब जब तुम्हारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हो वो ईएमएफ के इक्वल हो ना, तो इस सिचुएशन में तो वो वाली चीज होगी ही नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा ईएमएफ के इक्वल ही नहीं होगा, तो तुम्हारे पास नल पॉइंट ही नहीं आएगा। सही है बेटा, तो यहाँ पर आंसर यही है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो अब एक फाइनल पोटेंशियोमीटर का देखते हैं, एक बार लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस केस। अब उसी क्वेश्चन में मैंने सपोज पोलैरिटी ढंग से लगा दी, फाइंड आउट एक्स, तो यहाँ पर तुम्हें अब एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है, तो एक बार निकालने की कोशिश करो। मैम उसमें पता कैसे चला था कि इसकी नल वैल्यू आएगी? इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारी ये जो ईएमएफ ए पॉइंट देख रहे हैं अगर हम, तो जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, पोलैरिटी उल्टी हो गई ना। अच्छा, ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा वाला केस है उसमें तुम देख सकते हो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल ही ए पे कनेक्टेड है, तो इस केस में तुम्हारा नल पॉइंट आ जाएगा। मैम 10 मीटर से बड़ा आ रहा है इसमें। अच्छा 10 मीटर से ही बड़ा आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा? ठीक है, तो सही बोल रहे हो, इसमें नहीं है, सही बोल रहे हो, एकदम ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस ए बी, तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/10, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। ठीक है, अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी निकालना है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 वोल्ट। 8 into 3 which is equals to 24 volt. Is this okay? 24 वोल्ट। 0.66 ठीक है, यस मैम। 0.66 आ रहा है। तो बेटा अगर ये 24 वोल्ट मेरे पास आ रही है तो तुम ये चीज देख लो कि ये जो ईएमएफ है वो तो 28 वोल्ट की है। यस मैम। तो 28 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग तुम निकाल ही कहाँ पाओगे? नहीं निकाल, है ना। इसका मतलब ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी 10 मीटर की जो वायर है उसमें 0 से लेकर 10 तक 24 वोल्ट की तो ड्रॉप हुआ, तो बीच में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा जहां पे 28 वोल्ट इक्वल हो जाएगी उसके। यस मैम। है ना। तो हियर सिंस हमें एक बार वापस बताना, फिर से बता दो। मैंने क्या बोला कि हमारे पास नल पॉइंट क्यों आता है, ये तुम मुझे बताओ। क्योंकि नल पॉइंट इसलिए आता है कि पूरी की पूरी जो हमारी वायर है उस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हमारा जो बैटरी, जो हमारा सेल है, उसका जो ईएमएफ है दैट विल बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट लेंथ। इज दिस ओके? डू यू एग्री विद दिस? ओके। ठीक है बेटा। तो अगर मेरी जो सेल है उसकी ईएमएफ ही ज्यादा है तो मेरी जो पूरी की पूरी वायर है 10 मीटर की, उसमें 0 से लेकर 10th वाले एंड तक 24 वोल्ट ही तो ड्रॉप होगा। तो 0 वाले एंड पे मैं देखूंगी तो वहां पे मेरी 0 वोल्ट होगी पोटेंशियल, और अगर मैं सबसे एंड वाले पॉइंट पे देखूंगी तो मेरी 24 वोल्ट पोटेंशियल होगी। बीच में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा जहां पे पोटेंशियल 28 वोल्ट के इक्वल आए। मतलब 28 से ज्यादा लाना है? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो अगर तुम, ये एक वायर है तुम्हारे पास, इस वायर के अक्रॉस जो मैंने पोटेंशियल ड्रॉप अभी ऑब्जर्व किया है वो मैंने क्या देखा है कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 24 वोल्ट आ रहा है, यही आ रहा है ना इस सिचुएशन में। हमारी जो ईएमएफ है वो 28 वोल्ट की है। अब ईएमएफ का क्या मतलब होता है? जब हम वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं तब होता क्या है कि कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो सेल की ईएमएफ होती है दैट बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा ना, क्योंकि सेल की ईएमएफ तो 28 है, सेल की ईएमएफ के लिए तो लेंथ ही छोटी पड़ जाएगी ये वायर की। समझ में आ रहा है बेटा? अगर तुम्हारी यहाँ पर 28 वोल्ट की जगह सपोज 10 वोल्ट की होती, सपोज तुम्हारे पास 10 वोल्ट की यहाँ पे सेल लगी होती, तो 10 वोल्ट के लिए तुम्हारे पास कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट आता। अगर 20 वोल्ट का सेल होता तो तुम्हारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट आता। 28 वोल्ट के सेल के लिए तो कोई इतनी पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो रही ना पूरी वायर पे, तुम्हारे पास नल पॉइंट ही नहीं आएगा। सो here we won't get null point. Here we won't get null point. अगर ये चीज तुम्हें देखनी है तो तुम निकाल भी सकते हो इसको, तुम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? हमने लिखी है V/L मल्टीप्लाइड बाय X।
तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी, 11.66 मीटर आ रहा है। वेरी गुड, ईएमएफ x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय एल अपॉन वोल्टेज हो जाएगी, मतलब 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 24, तो कितनी आई? 11.2 6 11.6 मीटर आ गई। तो 10 मीटर वाली पे वायर पे तो आएगा ही नहीं तुम्हारा नल पॉइंट। यस मैम। सही बात है ना? यहाँ तक अग्री कर रहे हैं सब बच्चे मेरे से? यस मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। तो चलो अब आगे चलते हैं अपन, ये वाली चीजें हो गई। अब बचे हुए जो हमारे दो इसके यूजेस हैं वो दो यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो यूज ये है इसका, दैट यू कैन यूज इट टू कंपेयर, वी कैन यूज इट टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। मैम से स्क्रीन स्टक है। एक सेकेंड बच्चा, रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, इसके अब दो यूजेस और बचे, बस वो चीज करके अपना क्लास खत्म करेंगे। तो सबसे पहला यूज हमने देख लिया कि ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस। सेकंड यूज यही है कि हम दो सेल के बीच में जो ईएमएफ है वो भी इसको यूज करके कंपेयर कर सकते हैं। सेम डायग्राम बनेगा बेटा बिल्कुल। सपोज मेरे पास ये जो वायर है ये ए और बी के बराबर है, ये जो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इनके बीच में मैंने लगा रखी है एक बढ़िया वायर मेरी। ठीक है, वही अगर दूसरा कोई सर्किट तुम एग्जाम में देखोगे, वो किसी बुक पे देखोगे तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके सर्किट बना सकते हैं, बट सर्किट सेम ही होता है। इसके अक्रॉस अपन ने एक बैटरी लगा दी है ना, इसके अक्रॉस अपन ने एक बैटरी लगा दी, वही सेम एग्जैक्ट सर्किट है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैम स्क्रीन स्टक हो गई। फिर से स्ट्रक हो गई। अब मेरा वो भी बोल रहा है कंप्यूटर की बहुत लंबी क्लास ले लिया आज तो मैम। मैम ऐसी बात नहीं है, 12 भी तो 1.5 घंटे की होती थी। हाँ नहीं वो स्क्रीन बोल रही है ये चीज, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, मेरे को तो सही चल रहा है बढ़िया एकदम। अभी आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये तुम्हारी जो बैटरी है वो तुम्हें गिवन है ऑफ वोल्टेज V के बराबर तुम्हें गिवन है। इसके बाद तुम्हें ये जो लेंथ है ये भी गिवन है, लेट मी से दैट दिस लेंथ इज इक्वल्स टू L। अब यहाँ पर मेरे को दो बैटरीज जो हैं उनके ईएमएफ अगर कंपेयर करने हैं तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दो कनेक्शन लगा दूंगी। ठीक है, पहले कनेक्शन में मैंने पहली बैटरी लगा दी। मैम स्क्रीन स्टक हो गई। अबे यार एक सेकेंड बेटा, मैम रेस्ट मांग रही है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, एकदम से ये दिक्कत आने लग जाती है इसमें। पहले एकदम सही चल रही थी क्लास, अभी आ सेव गई करके स्टार्ट कर दो ना। अभी आ गई, उससे भी कुछ नहीं होगा, ये भी मैं ट्राई यस करती मैम आ गया। यस मैम। ठीक है। सो लेट मी से दिस इज एप्सिलॉन 1, दिस इज R1। और दूसरे केस में भी मैं यहाँ पर एक और जो बैटरी जिससे मुझे कंपेयर करना है वो एक और जो सेल है वो लगा दूंगी। वहां पर भी एक मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ दूसरी लेंथ आ जाएगी, एप्सिलॉन 2 R2। और ये जो दूसरा वाला है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज मेरे पास जो लेंथ आई है दैट इज इक्वल्स टू L2। ये जो लेंथ मेरे पास आई है दैट इज इक्वल्स टू L2। ये मिटा रही हूँ ऊपर वाली लेंथ। ठीक है, ये जो दूसरी लेंथ आई है वो मेरे पास कुछ L2 के बराबर आई है। इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक की भी लगा देते हैं। यहाँ पर खाली ये नहीं होता, यहाँ पर एक काम करते हैं, की भी लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके की एक की भी लगा दी, उससे तुम्हारा और इजीली हो जाएगा स्क्रीन स्टक विजुअलाइज। हो गई। विजिबल है? यस ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक की भी लगा दी है K1 और K2। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हो क्या रहा है, when K1 is closed, when K1 is closed, जब आप K1 को क्लोज कर रहे हो तब खाली जो बैटरी जो EMF 1 है वो वाली आपकी कनेक्टेड है। तो वहां से आपके पास एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय L1। इज दिस ओके? मतलब KL1 वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन 1 की। अब जब मैं K1 फिर से ओपन कर देती हूँ और K2 को क्लोज करती हूँ, अब मैंने K1 जो है वो ओपन कर दी, K2 को क्लोज किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ दूसरी लेंथ आ जाएगी। सो आई विल गेट एप्सिलॉन 2 एज V अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय L2 व्हिच इज इक्वल्स टू KL2। यस मैम। सही है बेटा, तो आ गई ना, दोनों की कंपेयर हो गई ना EMF। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हो गई दोनों की EMF कंपेयर। यस मैम। बस इतना ही है, इतना ही है इस क्वेश्चन में भी कि तुम दोनों को हम्म एक बार दोनों को ऑन कर मतलब ऑफ करने को नहीं, K1 अगर तुम दोनों में से एक ही कनेक्टेड है सर्किट में, दो कनेक्टेड थोड़ी होंगी, दो नल पॉइंट थोड़ी आएंगे। पहले K1 तुम्हारा कनेक्टेड है तो K2 कनेक्टेड नहीं है, जो दूसरी वाली वायर है वो कनेक्टेड नहीं है। K1 इज क्लोज, K2 इज ओपन। दूसरा केस है कि K2 तुमने क्लोज कर दिया, K1 ओपन कर दिया। तो बेसिकली तुमने कुछ नहीं किया, सेम पोटेंशियोमीटर पे दो रीडिंग ले ली, दो अलग अलग सेल्स के लिए,
दोनों का जो लेंथ का रेशियो होगा उनसे डायरेक्टली तुम्हें दोनों की जो ईएमएफ की ड्रॉप है वो पता चल जाएगी। ओके। सही है बेटा, समझ में आई ये चीज? यस मैम। चलूं आगे? ईद की छुट्टी यस है, मैम। क्या बेटा? ईद की छुट्टी है। हाँ, कल की छुट्टी है तुम्हारी, थर्सडे की। ठीक है, कल तुम्हारी थर्सडे की छुट्टी रहेगी, तो इसलिए अपने टेस्ट के लिए अच्छे से सब लोग पढ़ाई कर लेंगे। अब फाइनल इसका यही मैम यूज है, सिलेबस क्या मैम सारी क्लास की करंट छुट्टी रहेंगी। इलेक्ट्रिसिटी आएगा। क्या बेटा? मैम सारी क्लास की छुट्टी रहेगी। हाँ हाँ, सारी क्लास की रहेगी, ऐसा थोड़ी है कि एक क्लास की होगी बाकियों की नहीं हुई। मैम ईद है ना कल। हाँ, कल ईद के ओकेजन पे सबकी सब क्लासेस की छुट्टी रहेगी। मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी के खाली वही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ में आएगा? नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा खाली। अगर कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ में आएंगे तो बता दूंगी, अभी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ है तो वही हम देंगे साथ में। ठीक है, अब इसका सेकंड यूज क्या है? इसका सेकंड यूज ये है दैट इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेल की यूज कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में भी तुम्हारा डायग्राम यार वही बनेगा, डायग्राम में कुछ खास डिफरेंस होगा नहीं हर केस में। ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का है, इसके अक्रॉस हमने ऐसे बढ़िया बैटरी लगा रखी है। बैटरी की वोल्टेज कुछ V के बराबर है। यहाँ पे हमारी पोटेंशियोमीटर की वायर है, इस वायर की लेंथ तुम्हें पता है L के बराबर है। अब यहाँ पर जो हम ईएमएफ वाला सर्किट लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि मेरा ये जो सेल है वो है मेरे पास, इसकी ईएमएफ है एप्सिलॉन, उसके बाद मेरे पास इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है कुछ R के बराबर। इसी के साथ में मैं एक और सर्किट भी लगा दूंगी जिसमें मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ रखी है, जहां पर एक की भी है। ठीक है, इसी के अक्रॉस मैंने एक और लगा दिया जहां पर एक की है, एक रेजिस्टेंस मैंने R जोड़ रखा है और एक की है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने इसके अक्रॉस लगा दी है मेरी जॉकी। अब इसके अक्रॉस मैंने जो मेरी जॉकी है वो लगा दी। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब पहला केस यहाँ पर भी मैं यही करूंगी। पहला केस यही होगा व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन। तो जब की तुम्हारी ओपन है तब तो नॉर्मली जिस तरीके से ऑब्जर्व करते हो वही रीडिंग आएगी। जब तुम्हारी की ओपन है तब तुम्हारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V/L मल्टीप्लाइड बाय L1। लेट मी से दैट इन दिस केस L1 वाज मेजर्ड। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये जो की है इसको क्लोज कर देती हूँ। अब मैं ये जो की है इसको क्लोज कर देती हूँ, तो अब मैं क्या ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरी जो रीडिंग है वो चेंज हो गई है। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरी जो रीडिंग है वो चेंज हो गई कि जब मैंने अपनी की को क्लोज किया है। व्हेन आई हैव क्लोज्ड द की, व्हेन द की इज क्लोज्ड, तो मेरी जो रीडिंग है वो चेंज हो गई है व्हेन की इज क्लोज्ड। तो जब मैं अब की को क्लोज कर रही हूं तो इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जब मैं अपनी की को क्लोज कर रही हूं तो मेरा इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये बताओ। जब मैं की को क्लोज कर रही हूं तो अब यहाँ पर मेरे पास एप्सिलॉन माइनस IR नहीं हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, यस मैम। है ना? अब तो IR के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रही हूँ इस केस में, जो मेरा L2 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, विच विल बी इक्वल टू V/L मल्टीप्लाइड बाय L2। यहाँ से आ जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। यस मैम। सही बात है ना? यहाँ पे मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी निकालने का यही तरीका है कि इस केस में मेरा जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। मैम फेस स्टॉप। एक सेकंड बच्चों, आ गई अब? ठीक है, इसको भी निकालने का यही तरीका है कि जब आपने की को बंद किया है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो आपका I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R फ्लो करेगा, तो इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आ जाएगा E माइनस IR के बराबर। सही है ना बेटा? तो अब इसका यही मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी ना, स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास। यस मैम। तो निकालने Yes, की ma'am. कोशिश करो कितनी आएगी, एक बार ट्राई टू फाइंड आउट दी वैल्यू। ठीक है, इसको और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, चाहे V/L मल्टीप्लाइड बाय L2 आपका कितना हो गया? एप्सिलॉन माइनस I की वैल्यू मैं यहाँ पर अगर प्लग इन कर दूंगी, I की वैल्यू अगर मैं प्लग इन कर दूंगी तो मेरे पास मैम बन जाएगा, स्टक हो गई। अबे यार, मैम रेस्ट चाहिए उसे अब। हाँ नहीं अब तो रेस्ट ही हो जाएगा, अब खत्म ही होने वाला है टॉपिक। अभी आ गया? हाँ मैम आ गई। ठीक है, तो Yes, इसको और ma'am. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अगर इसको मैं इस साइड पे और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? V/L मल्टीप्लाइड बाय L2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ R प्लस R माइनस एप्सिलॉन R
upon r plus r. So this will be equal to what? Epsilon capital R upon r plus r. Is this okay? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मैं दोनों की दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकती हूँ ना. एक इक्वेशन मेरे पास आ गई v upon l multiplied by l1 is equals to epsilon. This is my first equation. Second equation मेरे पास क्या आई? v upon l multiplied by l2 is equals to what? Epsilon r upon r plus r. तो यहाँ से आ जाएगी ना स्मॉल r की कुछ वैल्यू. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, if I divide these two, what will I get? l1 upon l2 is equal to epsilon से epsilon तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास आएगा r plus r. स्टफ हो गई. ठीक है, तब तक तुम लोग इसको डिवाइड करो. तब तक तुम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करो. आ गई? ठीक है, L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R प्लस स्मॉल r अपॉन r. तो अब यहाँ से तुम निकाल लोगे ना, तुम्हें कैपिटल R रेजिस्टेंस जो तुमने लगाई है पता है, स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी. सही है. अगर यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स और करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. So which means small r upon capital R is equal to L1 upon L2. अरे क्या हो गया? मैम ऐसे हो जाती है, समझ नहीं आता पूरा सही से. मुझे समझ नहीं आता, बस मैं तो खुद बोल रही हूँ. मैम क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होने लगती है. हाँ, अभी आया देखो, अभी विजिबल है. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो L1 अपॉन L2 कितना आ जाएगा? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R. तो यहाँ से R से अगर मैं पूरी की पूरी को डिवाइड कर दूं, मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. यहाँ से बेसिकली मैं स्मॉल r की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ. तो स्मॉल r आपके पास आ जाएगी R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1. यस मैम. ठीक है, इज दिस पार्ट ओके? बस यहाँ से तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. इतना ही तो करना है. सही है, इतना ही तो करना है. इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई अपने पास. मैम एक बार नोट कर लो. हाँ, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी. मैम एक बार पीछे की स्लाइड दिखा दो. हाँ बेटा, देख लो. ठीक है, ये अपना टॉपिक है, अपना फाइनल टॉपिक है, ये भी हो गया है क्लियर. चैप्टर खत्म. ना, चैप्टर खत्म. अब इसके बाद चैप्टर में कुछ बचा नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर एक मैम फिर इवनिंग में क्लास होगी? नहीं, इवनिंग में क्लास नहीं है बेटा आज. देयर इज नो क्लास इन द. जब तो अभी ले ली ना. अब ये चैप्टर फिनिश हो गया. अब अपना नेक्स्ट वीक मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है वो शुरू कर लेंगे. ओके मैम. नोट्स में तो केमिकल इफेक्ट भी दे रखे हैं, फैराडेज लॉ. किसमें? नोट्स में जो आपने कल भेजे थे. अरे वो नोट्स में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी दे रखी है. कोई नहीं है, वो भी धीरे धीरे हमारी सारी चीजें आती रहेंगी. ठीक है, इस चैप्टर में और वो करने की अभी नीड नहीं है. मतलब मुझे भी किसी और बुक में तो नहीं दिखा वो वाला. ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे बच्चों. अभी पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज मेरी साइड से खत्म है. पोटेंशियोमीटर में यही होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो हमारा छोटा होना चाहिए ताकि हम अच्छे से सारी सेंसिटिविटी से मेजर कर पाए. तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अब आप वोल्टेज वाली चीज को तो कितना ही चेंज करोगे, वोल्टेज को इतना बहुत ज्यादा कम तो आप नहीं कर सकते. तो इसलिए जो उसकी लेंथ होती है पोटेंशियोमीटर की वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. तो पोटेंशियोमीटर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा अच्छा पोटेंशियोमीटर होगा. सही है? यस मैम. यस मैम. तो इतना ही करना है आज की क्लास में कवर. ये चैप्टर